यस और नो? चलो ठीक है। बाकी बच्चों को नहीं आ रही क्या? अरे बाकी बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही है? चलो बेटा कैसे हो? स्टार्ट। चलो कैसे हो बच्चों? अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, जैसे अपन ने सरफेस केमिस्ट्री अपन ने स्टार्ट किया था, तो सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने कहा था जैसे मेनली क्या होता है, चैप्टर के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक हमने कहा था एड्जॉर्प्शन, फिर अपन ने कहा था क्या कोलोइडल स्टेट, फिर अपन ने कहा था कैटालाइसिस। ओके, एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण, कोलोइडल स्टेट मतलब कोलोइडी अवस्था, कैटालाइसिस मतलब उत्प्रेरण। ओके, तीनों को अपन 1 बाय 1 सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन ने स्टार्ट किया था जैसे एड्जॉर्प्शन अधिशोषण। ओके, एड्जॉर्प्शन में हमने क्या कहा था बच्चों, एक सबस्टांस की सरफेस पर जो किसी अदर सबस्टांस के पार्टिकल आकर डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, उनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एड्जॉर्प्शन अधिशोषण। ओके ठीक है। अब मेनली इसमें क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्या? एक तो जिसकी सरफेस पर पार्टिकल आकर ऐड होते हैं बच्चों, मैंने क्या कहा था, जिसकी सरफेस पर पार्टिकल आकर ऐड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट अधिशोषक। याद है ना? ठीक है। और जो दूसरे पार्टिकल आकर उस सरफेस पर ऐड होते हैं, उसको अपने क्या कहा था, एड्जॉर्बेट यानी अधिशोष्य। याद है बच्चों? तो क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, ये कई सारी प्रॉपर्टी अपने डिस्कस की थी बेटा। ओके, फिर जैसे एड्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बाद अपन ने कहा था एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण और अवशोषण, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। फिर अपन ने कहा था टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण के प्रकार, तो हमने कहा था फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। यहाँ तक अपन ने बात की थी बेटा, 1 बाय 1 अपन ने समझा था। क्लियर? चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू। क्या कहा? फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एड्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एड्जॉर्बेट होता है, एड्जॉर्बेंट होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग एड्जॉर्प्शन की रेट डिफरेंट हो सकती है बेटा। मैंने क्या कहा, इसके जो 2 कंपोनेंट होते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट यानी अधिशोष्य और अधिशोषक, उनकी नेचर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एड्जॉर्प्शन की रेट डिफरेंट हो सकती है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो 1 बाय 1 अपन देखें बेटा। नेचर ऑफ, सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, नेचर ऑफ है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। सबसे पहले एड्जॉर्बेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। बच्चों देखो, एड्जॉर्बेट की नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें कई सारे फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं बेटा। कैसे? यानी जो मान लो एड्जॉर्बेट क्या होगा, जो किसी सरफेस पर आकर ऐड होते हैं वो एड्जॉर्बेट होता है। अपन ने क्या कहा, अधिशोष्य की प्रकृति, यानी एड्जॉर्बेट अधिशोष्य अलग अलग नेचर का हो सकता है, उसकी पोलैरिटी डिफरेंट हो सकती है। उसके लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यानी अंतराणु आकर्षण बल वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स यहां पर डोमिनेट करते हैं बेटा। ओके, तो देखो बेटा कैसे करेंगे, समझना इस बात को। जो एड्जॉर्प्शन होता है, एक रिलेशन लिखा रहा हूं बेटा, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्या कहा, एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं क्या बोलूंगा बेटा, IMF। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं क्या बोलूंगा, पोलैरिटी। ठीक है बेटा, क्या कहा, पोलैरिटी। पोलैरिटी की बात करें, उसके बाद मैं क्या कहूंगा बेटा, वान डर वाल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लिक्विफैक्शन। क्या कहा, लिक्विफैक्शन नेचर ऑफ गैस, लिक्विफैक्शन नेचर ऑफ गैस। मैंने क्या लिखा है बच्चों, अधिशोषण समानुपाती क्या होगा, IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतराणु आकर्षण बल, पोलैरिटी मतलब ध्रुवता, VWF वान डर वाल फोर्स, वान डर वाल बंध, साइज यानी आकार, और लिक्विफैक्शन नेचर ऑफ गैस यानी गैस के द्रवण की प्रकृति। ओके ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इस रिलेशन में कई सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ भी चुका है 2019 में। ओके बच्चों देखो कैसे, अब कौन सा फैक्टर तुम्हें कब काम में लेना है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो 2 फैक्टर है बेटा, ये क्या कैसे करना है, फॉर पोलर स्पीशीज। क्या कहा, फॉर पोलर स्पीशीज। अरे सीधी सी बात है, जो आपको एग्जांपल अगर दे रखा है, अगर वो पोलर नेचर की है तो ही तो क्या होगा, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे। बच्चा कहेगा सर ये कब काम में लेना है, ये कब काम में लेना है, फॉर
नॉन पोलर स्पीसीज। किसके लिए कहा बेटा? नॉन पोलर स्पीसीज। नॉन पोलर स्पीसीज बच्चा कहेगा सर कैसे? जैसे इनर्ट गैस वाली कंडीशन आ गई। अरे अक्रिय गैसें होती है वो पोलर होती है क्या? नहीं, वो नॉन पोलर नेचर की होती है। तो वहां पर आपको क्या करना है बच्चों? पोलरिटी का कॉन्सेप्ट नया लगा के क्या करना है? साइज फैक्टर लगाना है। ओके, लिक्विफेक्शन नेचर ऑफ गैस। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये होता कैसे? तो बेटा देखो समझना, जिस गैस के लिए क्या होगा? पोलरिटी, अरे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है या पोलरिटी ज्यादा है, तो हमें पता है बच्चों क्या होगा? वंडरवाल फोर्स ज्यादा है। ये सब क्या होंगे? अगर ये ज्यादा हो गए तो क्या होगा बेटा? गैस की क्या होगी? सरफेस के कांटेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। यस और नो? बच्चा कहेगा सर आप गैस ही क्यों बोल रहे हो? तो एक बात ध्यान रखना, जो अपने दो कंपोनेंट थे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, यानी अधिशोष्य व अधिशोषक, तो जो एडजॉर्बेट होता है उसको नॉर्मली गैस की फॉर्म में कंसिडर करते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम केसेस में। ओके, चल के अगर अदर एग्जाम्पल बोले तो कंसिडर करेंगे, बाकी जो एडजॉर्बेट यानी आकर ऐड होता है उसको गैस की फॉर्म में, और जो एडजॉर्बेंट होता है जो सरफेस प्रोवाइड करवाता है उसको सॉलिड की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे? जो एडजॉर्बेट है सरफेस से आके ऐड होगा, मैंने क्या कहा? नॉर्मली उसको गैस की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो गैस के लिए अगर हमें पता है अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है बच्चों, तो क्या होगा? सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस अपने आप ज्यादा होंगे। सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है सरफेस पे ऐड होना, इसी को तो बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है। फिर बच्चा कहेगा सर ये आपने क्यों बोला है लिक्विफेक्शन नेचर ऑफ गैस? बच्चों गैसेस स्टेट में हमने डिटेल से पढ़ा है, जो गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो सरफेस के कांटेक्ट में आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अरे सीधी सी बात है, मान लो कोई मेटल की बेंच है बेटा, इस पर हमने थोड़ा सा वाटर गिरा दिया और साइड में थोड़ा सा क्या गैस को स्प्रे कर दिया बेटा, थोड़े गैसेस मॉलिक्यूल इस पर डाल दिए, तो ये बताओ सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा कौन रहेगा? जो लिक्विड फॉर्म में होगा बेटा, लिक्विड होगा। क्यों? लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो सरफेस के कांटेक्ट में क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे तो सीधी सी बात है एड्सॉर्प्शन की रेट भी ज्यादा होगी बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर गैस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा तो क्या करना है? लिक्विफेक्शन नेचर, पोलरिटी, IMF ये सभी क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? आप बता सकते हो किसके लिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगी, किसके लिए ज्यादा होगी बेटा। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा था कि एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था बेटा, जैसे आपको ये बोले NH3 बोले, या फिर मैं बोलूं जैसे मान लो बेटा HCl बोलूं, या फिर जैसे मैं बोलूं CO2, या फिर मैं बोलूं जैसे H2, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, ये एग्जाम्पल पूछा हो बेटा नीट 2019 में, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बोले किसके लिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी, यानी मैं एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं यहां पर, किसके लिए एड्सॉर्प्शन कम होगा, किसके लिए ज्यादा होगा। तो ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन है बेटा? अमोनिया है, फिर कौन है? HCl, फिर कौन है? CO2, फिर कौन है? H2, तो हमें पता है नॉन पोलर है, तो इसके लिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे कम होगी बेटा। क्लियर? ठीक है। एक चीज और आती है क्या कि ये जो गैसेस होती है बेटा, अमोनिया हो गया, या फिर जैसे CO2 हो गया, या फिर जैसे HCl हो गया, या फिर CH4 हो गया, इनके लिए रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है बेटा? H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, या Cl2 हो गया, इन गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा? इनमें से कोई सी गैस की अगर मैं बात करूं तो इनके कंपैरिजन में क्या होगी? इनमें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी बेटा। इसका रीजन क्या है बच्चों? ये कौन से एग्जांपल है? ये है बेटा पोलर वाले एग्जांपल, और ये कौन से है? नॉन पोलर वाले एग्जांपल है। और ये नॉन पोलर क्यों है भाई? ये तो ध्यान है ना। अरे रेडॉक्स में मैंने डिटेल से बताया, क्या सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो कोई अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा क्या? नहीं, कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। हमें पता इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं होंगे तो किसी पर भी प्लस या माइनस आएगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कब होता है बेटा? जब डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड हो। देखो बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन है, अलग अलग एटम है, तो किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कम वाला डोनेट कर देगा। तो हमें पता है जो गेन करेगा उस पर माइनस, डोनेट करेगा उस पर प्लस, तो हमें पता प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव पोल आगे नहीं आगे, तो ये पोलर वाले केस है बेटा। ओके, जबकि ये क्या है? सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो दोनों की पावर इक्वल है, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन कर सकता है क्या? नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन नहीं करेगा किसी पर प्लस माइनस चार्ज आएगा क्या? नहीं। और हमें पता है रेडॉक्स में हमने डिस्कस भी किया है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 000 होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं होता, सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, और जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं होगा हमें पता है कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं बेटा। तो ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर वाले केस है बेटा। तो क्या कहेंगे? इनके लिए जो एड्सॉर्प्शन क्या होगा?
इन गैसेस की कंपैरिजन में इनमें रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्लियर, यहां तक को डाउट है तो बोलो फटाफट, यहां तक को डाउट है तो बोलो फटाफट फटाफट। चलो बेटा, यहां तक बात ठीक है और यहां तक को डाउट है तो एक तो चीज ये चीज ध्यान रखना बेटा, कैसे करना है क्या करना है। ओके, अरे स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना। चलो बेटा, बात समझ में आ गई। चलो देखो बेटा, एक हमें कैसे पूछता है, एक अगर हम बात करें बच्चों ध्यान रखना कैसे करना क्या करना। अगर सभी आपको क्या करे बेटा, इनर्ट गैस के एग्जांपल दे दे, सभी गैस एग्जांपल क्या, जैसे यानी हीलियम, नियोन, या फिर बात करें जैसे बेटा ऑर्गन, क्रिप्टॉन, या फिर जिनोन, या फिर रेडॉन। ओके, इनके लिए अगर बोले बेटा देखो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो मैंने क्या कहा, सभी इनर्ट के एग्जांपल है, सभी इनर्ट के एग्जांपल है तो क्या करेंगे, साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा। ओके, साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा, हमें पता लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज अगर इंक्रीज होगी तो हमें पता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा बेटा, यानी एड्जॉर्प्शन किसके लिए सबसे ज्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन क्या, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या नॉर्मली अगर अपन बात करें तो देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी जरूर ध्यान रखना, जो एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन होता है बेटा वो क्या करेगा, दो चीजें बच्चों आपको याद है गैसेस स्टेट में हमने डिस्कस की। बच्चा कहेगा सर बार बार गैसेस स्टेट का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बेटा, क्यों, क्योंकि हमें पता जो एड्जॉर्बेट होता है, अधिशोष्य होता है, वो क्या होता है, गैस की फॉर्म में कंसिडर करते हैं उसे, तो गैस की प्रॉपर्टी होती है उसका काफी मेजर रोल होता है बेटा। ठीक है, तो क्या कहेंगे गैसेस स्टेट में दो चीजें अपने डिस्कस की थी बेटा, एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर, एक अपने क्या कहा था, अरे वंडरवाल कांस्टेंट बेटा, याद है ना, तो ये ध्यान रखना, यहां मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहा हूं बेटा, क्या एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वंडरवाल कांस्टेंट। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो हमें पता है बेटा वंडरवाल कांस्टेंट अगर ज्यादा है, सीधी सी बात है ए, अरे वंडरवाल गैस इक्वेशन हमने लिखी थी बेटा, याद है ना, P + AN² अपॉन V² ब्रैकेट V - NB = nRT, याद है ना, तो क्या कहेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस को। क्लियर, अगर एक की वैल्यू ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, एड्जॉर्प्शन की रेट अपने आप ही ज्यादा होगी बेटा। क्लियर, ठीक है। फिर अपन क्या कहेंगे, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, हमें पता है क्या, इस पर हाई टेम्परेचर पर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और हमें पता है गैसेज में ये भी हमने डिस्कस किया था, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, क्या कहा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। यस और नो, इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो क्या होगा, गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा, गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस जितने ज्यादा, तो हमें पता है बच्चों यानी गैस के एड्जॉर्प्शन की रेट उतनी ही ज्यादा, क्योंकि गैस की बजाय लिक्विड में सीधी सी बात है यानी कांटेक्ट में रहने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा, लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा, तो सीधी सी बात है लिक्विड की फॉर्म में ज्यादा है तो क्या होगा, कांटेक्ट में रहने के चांसेस ज्यादा, एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, यहां तक को डाउट बेटा, यस और नो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट।
ये बेटा एक एक चीज आपको बता रहा हूं, एक एक चीज अपने आप में एक एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ओके, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे बात समझ में आ गई? चलो बेटा, ये अपने बात किसकी की बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था पहला बेटा, वो अपने क्या देखा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ओके ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों नंबर टू। नंबर टू क्या, नेचर ऑफ, क्या कहा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्या कहा, अधिशोषक की प्रकृति। एड्सॉर्बेंट कौन होता है बच्चों, याद है ना, जिसकी सरफेस पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, पार्टिकल आकर ऐड होते हैं। अब वो कैसा है बच्चों, तो ये भी देखो इस पे भी डिपेंड करता है। क्या, एक तो बच्चों ध्यान रखना, क्या नॉर्मली अगर अपन बात करें सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है पार्टिकल ज्यादा आके ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं बेटा। एक सिंपल सी बात है बेटा, जैसे मान लो एक तो ये बोर्ड है बेटा, ठीक है, इस बोर्ड की मान लो जो साइज है वो मान लो 8x4 की है बेटा। क्या है, 8x4 की है, यानी 8 फीट बेटा लेंथ है और इसकी मान लो 5 फीट इसकी विड्थ है। एक तो ये बोर्ड है, क्लियर। एक मान लो इसकी साइड की ये दीवार है, इस दीवार की जो मान लो वॉल है बेटा, उसकी जो साइज है मान लो 15 फीट लेंथ है और समथिंग मान लो 10 फीट बेटा हाइट है। तो मैंने क्या कहा, इस बोर्ड की जो साइज है वो तो मान लो 8x5 है और ये जो वॉल है उसकी जो ऑलमोस्ट साइज है बेटा एरिया वो है 15x10 फीट में बोल रहा हूं मैं, क्लियर। ठीक है, अपन क्या करें, अपन कई दिन तक मान लो रूम को साफ ना करें तो हमें पता कॉमन सेंस है, चाहे ये वॉल हो चाहे ये बोर्ड हो बच्चों, ये बताओ इन पर आकर डस्ट पार्टिकल जमा होंगे या नहीं होंगे, होंगे बच्चों। और ये बताओ ज्यादा जमा किस पर होंगे, सीधी सी बात है बेटा वॉल पर ज्यादा होंगे, क्योंकि वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, या फिर दूसरा अपन सिंपल एग्जांपल है बेटा, जैसे मान लो एक डस्टर होता है। ओके, एक डस्टर होता है, अपन क्या करें, एक डस्टर और एक बेंच को कंपेयर करें बेटा। जैसे मान लो बेंच होती है, उसकी मान लो हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है 2x2 का, मान लो 2 फीट का, मान लो 2 फीट लेंथ है और ये क्या 2 फीट ही विड्थ है बेटा। ओके, तो 2x2 का उसका सरफेस एरिया, एक तो मैं उसको कंपेयर करूं, एक अपन क्या करें बेटा डस्टर ले रहे हैं, ठीक है, एक साइड में बेटा टेबल रखी है, एक डस्टर रखा है, तो हमें पता है अगर डस्ट पार्टिकल गिराए तो हमें पता है बच्चों कॉमन सेंस है, अरे ज्यादा किस पर गिरेंगे, ज्यादा डिपॉजिट किस पर होंगे, इस टेबल पर होंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है अदर पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो एड्सॉर्प्शन भी अपने आप ज्यादा होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होगी, क्लियर। ठीक है बेटा, एक ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पोरस स्ट्रक्चर, रफ सरफेस या फिर पोरस स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा, रफ सरफेस यानी खुरदरी संरचना, पोरस स्ट्रक्चर यानी छिद्री संरचना, छिद्र की फॉर्म में हो, पोर की फॉर्म में हो या फिर रफ सरफेस हो बेटा, तो वो भी क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, एक सिंपल सी बात है बेटा, देखो जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, जैसे अपन मान लो वॉल होती है, ये जैसे मान लो बोर्ड है बेटा, ये बोर्ड है, इसकी जो मान लो लेयर है बेटा वो तो क्या है, अरे मान लो एकदम क्या है बच्चों, अरे स्मूथ है या नहीं है, स्मूथ है बेटा, एकदम चिकनी सतह है। अब मान लो दूसरी सरफेस क्या है बेटा, इस टाइप की है, दूसरी सरफेस ऐसी यानी स्मूथ ना होकर क्या बेटा ऐसे रफ टाइप की मैं बना रहा हूं, जैसे ऐसे रफ टाइप की है, बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, अब दोनों पे मैं क्या करूं, मान लो यहां से वाटर मॉलिक्यूल गिरा रहा हूं बेटा, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल गिरा रहे हैं बेटा। अब ये बताओ दोनों का बॉटम अगर सेम है तो ये बताओ बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये बताओ जल्दी सरफेस पर किस कंडीशन में आएंगे, ये मैं कंडीशन ए बोल रहा हूं, ये कंडीशन बी है। कंडीशन ए में सरफेस पर यानी बॉटम पर जल्दी आएंगे या कंडीशन बी में, ए में जल्दी आएंगे। क्यों, क्योंकि ए में हमें पता है स्मूथ सतह है, चिकनी सतह है, तो कोई फ्रिक्शन वाला लफड़ा ही नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली नीचे आ जाएंगे बेटा। ओके, जबकि इसमें मैं बात करूं रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अरे फ्रिक्शन फेस करेंगे नहीं करेंगे, अरे घर्षण बल अनुभव करेंगे बेटा, और फ्रिक्शन की वजह से हमें पता उनकी स्पीड कम होगी नहीं होगी, स्पीड कम होगी, इसका मतलब सरफेस के कांटेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अरे सीधी सी बात है, ये मान लो 1 मिनट में बॉटम पर आ जाते हैं, ये मान लो 2 मिनट ले रहा है, इसका मतलब सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा लंबे टाइम तक कौन सा रह रहा है, क्या रफ सरफेस वाली कंडीशन में, खुरदरी सतह वाली स्थिति में। ओके, इसका मतलब इसकी सरफेस अगर रफ है तो इसके कांटेक्ट में पार्टिकल ज्यादा होंगे, इसके कांटेक्ट में पार्टिकल अगर ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है बेटा कांटेक्ट में जितना ज्यादा होगा सरफेस पे ऐड होने के चांसेस यानी एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा बेटा। बात समझ में आई क्या। जैसे अपन देखते हैं बेटा, एक तो जैसे ग्लास है बेटा, ओके, कांच होता है, एक जैसे मान लो बिल्डिंग होती है, नई बिल्डिंग होती है, उसकी वॉल तो चलो अच्छी लगती है क्योंकि वो एकदम क्या स्मूथ होती है बेटा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है बेटा, वॉल जैसे मान लो कई पुरानी बिल्डिंग्स होती है, देखते हैं अपन गांव वगैरह में काफी मिल जाते हैं बेटा, अपन गढ़ बोलते हैं, किला बोलते हैं, हवेली बोलते हैं बेटा, देखा होगा।
तो वो कई साल होती है, उनकी कैरिंग नहीं होती, तो क्या होता है उनकी जो वॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्टोन मान लो, कुछ भी मान लो बेटा, वो साथ छोड़ के चले जाते हैं, नहीं चले जाते धीरे धीरे। अरे हमें पता उसकी वॉल कैसी होती है, इसी कंडीशन में होती है बेटा। ओके, नॉर्मल जो ग्लास होता है या नई वॉल होती है वो इस कंडीशन में होती है। तो आप देख सकते हो वो अगर क्या रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, तो हमें पता उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इजीली नीचे बॉटम पर आ सकते हैं क्या, नहीं बेटा। धरातल पर आ सकते हैं, नहीं बच्चों। जबकि इसमें क्या होगा, कोई फ्रिक्शन वाला लफड़ा ही नहीं है ग्लास वाली कंडीशन में, तो वाटर पार्टिकल इजीली क्या हो जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा। जबकि इसमें क्या आएगा, यहाँ फ्रिक्शन फेस करने की वजह से धीरे धीरे आएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा, क्या कहा, सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा बच्चों, अपने आप क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अपने आप हाई होगी, एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्योंकि एड्जॉर्प्शन कहता ही क्या है, दो पार्टिकल का कांटेक्ट में आना। क्लियर, अगर ज्यादा लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रहेगा तो एड्जॉर्प्शन अपने आप ज्यादा होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। और जो पोरस स्ट्रक्चर वाला मैंने बोला है बेटा, तो क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, नॉर्मल जो कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं नॉर्मली, क्या अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है बेटा। फाइनली डिवाइडेड और फाइनली डिवाइडेड यानी पूर्णतः चूर्णित, चूर्ण की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, आपने नाम सुना होगा। इसका रीजन क्या होता है बेटा, देखो प्रैक्टिकली समझा करो, रटने की जरूरत नहीं होती कभी बेटा। क्या ये मान लो ग्लास है और इसमें मान लो अपने वाटर मॉलिक्यूल फिल किया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर फिल है इसमें, ये अपने वाटर फिल किया है, इसको कंडीशन ए और इसको कंडीशन बी से मैं डिनोट कर रहा हूं। ओके, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाटर में क्या कर रहा हूं, अगर मैं शुगर को डिसोल्व करूं, शुगर को डिसोल्व करूं तो पहली कंडीशन तो ये है बच्चों, शुगर को क्या छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में मैंने इसमें डिसोल्व कर रहा हूं बेटा, यानी स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में जो नॉर्मल साइज होती है, एक चम्मच क्या शुगर डाली है, ठीक है बेटा। और उसी टाइम में क्या कर रहा हूं, कई सारे शुगर आपने देखा होगा, शुगर के पार्टिकल आपके ग्रुप में होते हैं, इसे डगला बोलते हैं। अरे अंग्रेजों समझते हो ना, ठीक है। तो ये क्या, यानी शुगर की जो डगला फॉर्म है बेटा, ओके, ये शुगर की डगला फॉर्म है, ये हमने डाल दिया। तो ये बताओ अगर इक्वल टाइम में जैसे मान लो 1 मिनट का टाइम फिक्स करे तो क्या होगा, उतनी मान लो 10 ग्राम की शुगर थी और 10 ग्राम का ही डगला था। ओके, 1 मिनट के टाइम इंटरवल में अगर स्टडी करे तो ये बताओ जल्दी डिसोल्व कौन होगा बेटा, ये वाली कंडीशन जल्दी डिसोल्व होगी बेटा। ओके, बच्चा कहेगा सर ये डगला फॉर्म है, इसमें क्या दिक्कत आ गई, इसमें दिक्कत ये है बेटा, एक्चुअल में इसमें जो पार्टिकल है वो क्या लेयर की फॉर्म में है। ओके, इसमें पार्टिकल, शुगर पार्टिकल कैसे हैं, लेयर की फॉर्म में एक दूसरे से ऐड है, और कई सारे पार्टिकल अगर लेयर की फॉर्म में ऐड है तो क्या होगा बेटा, हमें पता वाटर के कांटेक्ट, ये बताओ जल्दी डिसोल्व कैसे होगी, ये डिसोल्व कैसे होती है, जैसे जैसे शुगर पार्टिकल वाटर के कांटेक्ट में आते जाएंगे डिसोल्व होते जाएंगे। ओके, ठीक है। ये जो डगला फॉर्म है बेटा, इसमें देखो क्या दिक्कत है, फिलहाल वाटर के कांटेक्ट में कौन है, ये टॉप लेयर है। मैंने क्या कहा, जो टॉप लेयर ऊपर वाली वो क्या है, ओनली वाटर के कांटेक्ट में है, तो सबसे पहले ये डिसोल्व होगी, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा बेटा, इससे नीचे वाली लेयर डिसोल्व होगी, यस और नो, फिर इससे नीचे वाली लेयर डिसोल्व होगी, यस और नो। इसका मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में डिसोल्व होता जाएगा, ज्यादा टाइम लेगा। ओके, लेकिन ये जो क्या स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में अपने लिया, सूक्ष्म कणों के रूप में अपने लिया है बेटा, इस टाइप से है वाटर मॉलिक्यूल, क्या छोटे छोटे पार्टिकल की साइज में है, वो जो शुगर की बात अपन कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये सभी पार्टिकल क्या, अरे इनके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल है या नहीं है, इनके बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल है, और हमें पता बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल अगर है तो सभी पार्टिकल डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में है तो इजीली रिएक्शन कर जाएंगे, इजीली डिसोल्व हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, पाउडर फॉर्म की बात करें बेटा अपन तो क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में अगर है तो क्या होगा, वो इजीली डिसोल्व होता है बेटा, समझ में आ गया। तो फाइनली डिवाइडेड अपन बात करें पूर्णतः चूर्णित फॉर्म में या फिर क्या होते हैं पाउडर फॉर्म में होता है तो क्या होगा, यानी इजीली रिएक्शन करेगा, यानी इजीली डिसोल्व होगा बेटा, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल होता है या फिर सॉल्वेंट होता है, उन पार्टिकल के कांटेक्ट में ज्यादा इजीली रहता है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। या फिर क्या कहेंगे बेटा, तो इसका मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, जो एड्जॉर्प्शन होगा इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं, एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहूंगा बेटा, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर मैं क्या कहूंगा, यानी रफ सरफेस, सरफेस जितनी ज्यादा होगी बेटा क्या कहेंगे, रफ सरफेस यानी खुरदरी सतह, रफ सरफेस, या फिर क्या करेंगे, यानी पाउडर फॉर्म, यानी चूर्णित अवस्था, यानी पाउडर फॉर्म, ये सभी क्या करेगी बच्चों, एड्जॉर्प्शन की रेट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसमें से कोई सा फैक्टर, कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई सा भी फैक्टर लगा सकते हैं। सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो भी एड्जॉर्प्शन ज्यादा, रफ सरफेस अगर है तो भी ज्यादा होगा, या फिर पाउडर फॉर्म में है तो भी क्या होगा, एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कोई दिक्कत हो बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो बोलो फटाफट।
ये जो स्क्रीनशॉट के लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, बस शॉर्ट नोट टाइप से ये नोट्स बनाओ तो बना लेना। ये इसके प्रपोजल, ये इसके इनवर्स, शॉर्ट एंड स्वीट में पूरी थ्योरी नहीं भी पढ़ सको तो ये जरूर कर लेना बेटा। शॉर्ट एंड स्वीट में जो रिलेशन लिखा रहा हूँ बेटा काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, जैसे आपको पेपर पे प्रिंट आपको मिल जाता है इस चैप्टर का, तो साइड में छोटे छोटे रिलेशन नोट कर लेना बेटा, फॉर्मूला टाइप से कैसे होता है क्या होता है, बहुत ईजी हो जाएगा काम बेटा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यस और नो? अरे बात ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े क्या? चलो ये अपने सेकंड फैक्टर की बात की बच्चों, क्या? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट की नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो कैसे होता है, क्या होता है, क्लियर? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो थर्ड फैक्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या कहेंगे, थर्ड फैक्टर में डिस्कस कर रहा हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी ताप और दाब। बच्चों देखो अपनी शीट में तो क्या दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है आधे पेज में, लेकिन ध्यान रखना बेटा टाइम पास की जरूरत नहीं है। ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होगा वो होगा, बकवास सब बेटा कुछ भी नहीं करना। बुक्स की लैंग्वेज रखना जरूरी नहीं, हम वैसे करें, शॉर्ट एंड स्वीट में ध्यान रखना है बच्चों। कैसे? टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो एक ही चीज दिमाग में रखनी है, एड्सॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है, पार्टिकल का पास पास आना। पार्टिकल के पास पास आने के लिए कौन सी कंडीशन हेल्पफुल है? सीधी सी बात है बेटा, टेम्परेचर ज्यादा होगा पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, एनर्जी ज्यादा होगी। इसका टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमें पता है एड्सॉर्प्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। आ गया समझ में? इसका टेम्परेचर तो कम होना चाहिए। और प्रेशर की अगर बात करें बेटा तो क्या करेंगे, प्रेशर अगर कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर जा सकते हैं, लेकिन प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, उच्च दाब है तो क्या होगा, पार्टिकल पास पास आएंगे नहीं आएंगे? पार्टिकल पास पास आएंगे तो सीधी सी बात है एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है बेटा एक ही चीज़ में मैं क्या लिखूँ, एड्सॉर्प्शन जो होता है, अधिशोषण समानुपाती क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, प्रेशर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर। काम खत्म। बात समझ में आ गई? यस और नो? यानी प्रेशर अगर हाई है एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई है तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट ध्यान है ना, ठीक है बेटा। चलो फटाफट नोट करो। यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट फटाफट बोलो बेटा, स्क्रीनशॉट लो और फटाफट बोलो कोई दिक्कत है तो। चलो बेटा बात समझ में आ गई। चलो तो ये अपने बात के फैक्टर है अफेक्टिंग की, ओके बच्चों। देखो अब थोड़ा इक्वेशन वाला पोर्शन देखते हैं बच्चों। जो हम एड्सॉर्प्शन बात कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला बेस अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा, लेकिन फॉर्मूला बेस क्वेश्चन बने तो कैसे बनता है, कैसे करना है, ओके। चलो बेटा हेडिंग देखते हैं, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन है आइसोथर्म यानी अधिशोषण समताप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अधिशोषण समताप। इसका मतलब क्या है बच्चों, दो साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन किया था। आइसोथर्म क्यों बोला है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये स्टडी की गई थी। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वेरिएबल होगा। यानी ध्यान रखना लो प्रेशर हाई प्रेशर पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट आता है, इसके अकॉर्डिंग कैसे होता है, कैसे करना है, ये अपन बात करेंगे बेटा, ओके। चलो बेटा तो नंबर 1 अपन बात करते हैं बेटा। एक तो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था, एक तो थे बेटा फ्रेंडलिक, एक थे लैंग्यूमर, ओके। चलो 1 बाय 1 बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा फ्रेंडलिक की। देखो यानी फ्रेंडलिक की बात करते हैं, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, फ्रेंडली के आइसोथर्म यानी फ्रेंडली के समताप। बच्चों देखो फ्रेंडली के बच्चों ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को क्या किया, प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर को रिलेट किया तो इन्होंने क्या किया, कैसे किया। सबसे पहले अगर अपन बात करें इन्होंने क्या रिलेशन दिया, x बाई एम इक्वल टू क्या होगा, के पी की पावर 1 बाई एन। क्या कहा, x बाई एम इक्वल टू क्या होगा, के पी की पावर 1 बाई एन। एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चे बार बार वही गलती कर रहे हैं बेटा कि हम कर लेंगे
लेंगे। और सबसे ज़्यादा गलती तो कर रहे हैं टॉपर बच्चे ही बेटा, ठीक है। एक दो टॉपर बच्चों को छोड़कर बाकी टॉपर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये चैप्टर तो हमें आता है बेटा, अगर आता तो इस साल वापस तैयारी नहीं करते। जितनी जल्दी इस वहम को तुम दिमाग से निकाल दोगे कि ये चैप्टर मुझे आता है, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, हर पार्ट के लिए कर रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लेना बेटा, अगले साल वापस तैयारी करनी पड़ेगी। वरना जितनी जल्दी ध्यान रखना बेटा, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दोगे मुझे ये आता है, तो वही बात है, कर ही नहीं पाओगे। अरे तुम्हारे वहम है क्या कि जो पिछले साल तुमने नोट्स पढ़े वो पढ़ के सिलेक्ट हो जाओगे? ध्यान रखना, पिछले साल जो नोट्स पढ़ोगे पीछे के, बुक्स खाली ये बताती है ये बराबर ये होता है, लेकिन ये बराबर ये क्यों होता है और क्यों नहीं होता, किस कंडीशन में, ध्यान रखना। तुमसे गलती कहाँ करवाएगा, कैसे पूछ सकता है, कैसे नहीं पूछेगा, ये टीचर ही बताता है बेटा, ध्यान रखना। बात समझ में आई क्या? अरे तुमसे अगर यही सब करवाना होता तो लॉकडाउन में हम सब परेशान नहीं होते इतना, क्लासेस लाइव क्लासेस करवा के। जो और नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फिलहाल वो 40 के समथिंग है, 35-40 के बीच में है, लेकिन जिस स्टूडियो में हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लाइट पैनल ये सब लगे, इसका टेम्परेचर 50+ है। लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम बच्चे को ये ना लगे कि ऐसी कंडीशन में सर ने साथ छोड़ दिया। अगर वही बात है, खाली वही बात है, मतलब आपको कंफर्ट जोन ही देखना होता तो आपको मैं नोट्स की PDF फाइल वगैरह कैसे भिजवा देता और कहता बेटा पढ़ लेना। लेकिन थोड़ा सा दिमाग काम में लो कि सामने वाला ये सब क्यों कर रहा है इतना, हमें क्या मतलब था, हम भी घर वालों के हाथ के बना हुआ खाना खा लेते और आराम से मस्त रहते। लेकिन जो टॉपर बच्चे अपने हैं, जो वही बात है, बाकी बच्चे तो ठीक है अच्छी मेहनत करें, लेकिन टॉपर बच्चा इस चीज़ के वहम में आ गया, वापस वही और कॉन्फिडेंट हो गया। और कॉन्फिडेंट नहीं है बेटा, ये खुद वही बात है, डिक्रीज आने वाला काम है। बात समझ में आई क्या? मैं कर लूंगा, मुझे आता है, अरे आता है दिमाग से निकाल दो। जिस दिन वही बात है मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाओगे या फिर अपना मेन एग्जाम का पेपर अगर काउंट कर लोगे और लगेगा हाँ मेरी कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा है, उस दिन तुम्हें चैप्टर आने लगेगा बेटा। बात समझ में आई क्या? 2019 में ये हो चुका है, बाकी चैप्टर में तो हो चुका है। गैस स्टेट का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, बच्चों ने कहा था सर हमें तो ये आता है, हम ये कर लेंगे। उसी साल 2 क्वेश्चन आगे गैस स्टेट में, मैंने एक ही लेक्चर में करवाया था रियल गैस का, उस टाइम सिलेबस लेट हो गया था पुरानी कोचिंग का, तो एक ही लेक्चर में सर ने कहा छोड़ दो, मैं कहा नहीं सर करवाएंगे जरूर, चाहे कैसे भी करवाना पड़े। एक लेक्चर में करवाया था, एक लेक्चर में बस रियल गैसेस करवाया था, रियल गैसेस, वान डेर वाल इक्वेशन और क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह एक लेक्चर में फटाफट 2.5 घंटे क्लास में मैंने करवाया। और उसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग का तो बच्चा पढ़ा हुआ होता है, पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन ये वगैरह, बोयल चार्ल्स गैलिलियो सारा कर लेता है बेटा, लेकिन टाइम कम था तो एक लेक्चर मैंने मांगा और उसी में से 2 क्वेश्चन आए थे। अगले साल फिर वो बच्चे रोए सर एक लेक्चर की वजह से हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर से रहे हुए थे 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से। आ गया समझ में? तो दिमाग से वहम निकाल दो कि ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर मुझे आता है, ये नहीं आता। वही बात है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में खाली ये ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में वो कंटिन्यूटी आती नहीं है, वो फीलिंग आती नहीं कि मैं कुछ सीख सकता हूँ क्या। ठीक है जैसे मूवी देख रहे हैं वैसे ठीक है, लेक्चर बंद कर दिया काम खत्म, लेकिन टीचर तुम्हें क्लास में लाइव क्या बता रहा है वो तुम्हारा फोकस अलग ही रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कर लेने के चक्कर में अगले साल फिल करना पड़ जाएगा। ध्यान रखना टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, लास्ट तक क्लासेस ले रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। या तो तुम टेस्ट में ऐसा करके दिखाओ कि हाँ सर कहीं से क्वेश्चन बना दो, मैं करके दिखा सकता हूँ, उस कंडीशन में मान सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ। जैसे अपना बच्चा जावेद है, उसको मैं कभी नहीं कहता तू क्लास ले ही ले, कि मुझे पता है वो कर सकता है। और ये ध्यान रखना बेटा, जैसे कल भी एक बच्चे का आया था कि सर वही बात है एस्ट्रोनॉमी यूनिट क्या होती है, फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी खगोल इकाई क्या होती है, ये तो हमने देखा ही नहीं। बेटा वही बात है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तुम मार्क्स के पीछे मत भागो। तुम्हारी मेंटेलिटी बेटा ऐसी होगी, खाली मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारी थॉट क्या होगी है कि जो 2 पेज में रट के आता हूँ वही बात है, बस वही क्वेश्चन आना चाहिए ताकि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो, मेरे मार्क्स अच्छे हो। मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, तुम सोचते हो कि 4 पेज कॉपी में लिखा दी है, हाँ मैं फिजिकल की गारंटी ले सकता हूँ, तुम्हें कॉपी में करवा दिया उससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर टीचर तुम्हें कॉपी में हर चीज़ करवा दे बेटा, ये ध्यान रखना। जब ध्यान रखना टीचर सबका तरीका अपना अलग अलग होता है, और ऑलमोस्ट मैं भी कुछ 1-आधी% जानबूझ के ऐसा छोड़ ही देता हूँ ताकि बच्चा कम से कम टेस्ट पेपर को उनको सीरियसली ले। टीचर ध्यान रखना बेटा, टीचर आपको क्लास में जो पढ़ा रहा है बोलने के थ्रू, यानी वर्बली बोल के, नोट्स लिखा के, समझा के, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, इन सभी के थ्रू समझाता है बेटा। हाँ मोस्ट ऑफ द 90% जो चीज़ें होती है क्लास में आपको समझा के नोट्स में इंक्लूड हो जाती है, ये ध्यान रखना।
लेकिन 5% ऐसी होती है जो आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू सिखाता है ताकि आप क्वेश्चन बैंक सोल्व करो, और 5% ऐसी होती है जो टेस्ट पेपर में सिखाता है आपसे गलती करवा के। समझ में आ गया? और करने का तरीका यही होता है, हमेशा कुछ नए सीखने में प्राउड फील करो बेटा। ये नहीं कि ये मैंने देखा नहीं था। हाँ, आर्ट्स का कोई क्वेश्चन आ गया तो सर हमारे तो साइंस है, आर्ट्स का क्वेश्चन किस काम का? साइंस है तो साइंस का ही क्वेश्चन तुम्हारा सिलेबस है बेटा, ये ध्यान रखना। इस चीज़ में कई बच्चे रो चुके हैं, ये ध्यान रखना। 2009 की जो RPMT थी, पहले सीधे आते थे, इसका फादर कौन था, मदर था, अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस वगैरह, ये सीधे क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2009 में जब बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ गए एक पेज के बायो में, तो बच्चों के हाथ पर फूल गए, ऐसे क्वेश्चन तो देखे नहीं। और जो बच्चे अपने आप को टॉपर समझते थे, हमारे साथ एलन की टेस्ट सीरीज में उनके रैंक सबसे लास्ट में थी कि हम तो एलन की टेस्ट सीरीज में टॉप चलते हैं, सबसे लास्ट में वही थे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जाम के दिन तुम्हें ये फील नहीं होना चाहिए ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, वैसा नहीं सोचा था। इसलिए पहले से प्रिपेयर रहो। और हमेशा ध्यान रखना कोई भी टेस्ट पेपर होता है वो कल टेस्ट पेपर नहीं है, उसको ये देखो अगर ऐसी कोई चीज़ है टीचर ने आपको करवा रखी है या फिर आपको आती है, थोड़ी सिली मिस्टेक होगी या फिर मैं भूल गया था, कुछ भी हो, हाँ सर ने ऐसे बताया था, काम खत्म। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो आपके नोट्स में नहीं है या टीचर ने नहीं बताई, क्वेश्चन बैंक में नहीं है, उसको अब उस क्वेश्चन को या उस पॉइंट को फेयर नोट्स में ऐड करो। सच्ची बता रहा हूँ, फेयर नोट्स में ऐड करो। हर पेपर में अगर आपने एक काम ऐसा, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा नोट कर लिया फेयर कॉपी, ताकि जब भी फेयर कॉपी आप बच्चों रजिस्टर को रिवाइज करोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, वो पॉइंट आपके सामने आता जाएगा। और एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, हर पेपर में आपने 3 क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लिए, तो ध्यान रखना पूरी साल आप ऑलमोस्ट करके से 500 क्वेश्चन बना सकते हो। और उन 500 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेन एग्जाम में श्योर आएगा। यानी बाकी जो बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया फेंक दिया, या तो आधों ने पेपर नहीं दिया या पेपर दिया फेंक दिया, पेपर दिया फेंक दिया, उन बच्चों के दिमाग में भी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या। लेकिन तुम्हें पता है कि वो क्वेश्चन मैंने बार बार नोट्स में ऐड कर लिए, बार बार मेरे दिमाग से निकलेगा, और ये चीज़ खुद अप्लाई करके देख चुके हैं बेटा, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। हमें खुद को पता ही नहीं था कि इकोलॉजी इवोल्यूशन में से कोई, खासकर इवोल्यूशन में कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या। एनसीईआरटी में 3 ही तो पेज दे रखे हैं, वो कोई एनसीईआरटी वो सिलेबस चैप्टर है क्या। लेकिन फिर भी जब टेस्ट सीरीज में गलत करके आते थे, यार ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो एनसीईआरटी में साइड में ऐड करते थे, और तब जाके पता चला वास्तव में इकोलॉजी इवोल्यूशन कितना जबरदस्त चैप्टर है, उसमें कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन, ये वाला, ये सब नेचुरल सिलेक्शन, ये वाला, अलग अलग चीज़ें है बेटा, कई जगह तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। तो सीखने के बहुत से तरीके हैं बेटा, ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कि मैंने 4 पेज पढ़े, मेरा परफेक्ट है, मेरा 100% स्कोर क्यों नहीं हुआ, दिमाग से निकाल देना। मैं कहूँ मैं परफेक्ट हूँ, इसका मतलब है मैं बेवकूफ़ हूँ। आगे समझ में, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। जितना तुम्हें आता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ होनी चाहिए, जितना मैं पढ़ के आया हूँ उसमें से मेरा कोई क्वेश्चन आए वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। अपने आप को चैलेंज करो कि ये मैंने पढ़ा था, मेरे पढ़े हुए में से है, सर ने बताया था, इसमें मेरा क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। टेंशन वो होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो तुमने पहली बार देखी है, कम से कम उसमें तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये मेन एग्जाम के पेपर नहीं है। अरे वही बात है, स्टार्टिंग में सीखना होता है, लेकिन जो फाइनल मैच होता है, फाइनल जो आपका पेपर होता है, वो सीखने के लिए नहीं होता, अप्लाई करने के लिए होता है। उसमें करियर का सवाल होता है, ज़िंदगी का सवाल होता है, तो वहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते, वहाँ सीखना नहीं होता, बस उसको क्रॉस करके सक्सेस होना होता है। तो उससे पहले तक के सारे पॉइंट सीखने वाले हैं, ताकि मेन एग्जाम में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो कोई भी चीज़ हमें ये ना करे ये कहाँ से आ गया। समझ में आ गया? अपने आप को चैलेंज कर सकते हो, तो वो तुमने जो पढ़ के आए थे उसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही है क्या, ये बता दो। मैं क्या करूँ, समझ में आ रहा है बेटा? तो छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करके, साइड करके बेटा, मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। और अगर नॉलेज तुमने गेन कर लिया, यार वास्तव में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, तो मार्क्स तुम्हारे अपने आप आने लग जाएंगे बेटा। ये हर चीज़ हमने खुद ज़िंदगी की ठोकरें खा खा के फेस की है बेटा, सीखी है, इसलिए तुम्हें बताता हूँ। मार्क्स सेकेंडरी है, ये ध्यान रखना। नॉलेज अगर तुम्हें है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे सेट है, तो वो मार्क्स अपने आप आएंगे, झक मार के आएंगे, ये फैक्ट है बेटा, ठीक है। और अपने एक बच्चे का मैंने एग्जाम्पल भी दिया बेटा, मैं बस एक बच्चे का नाम इसलिए ले रहा हूँ, बाकी के अपने बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कभी तो क्लास बंक करना, कभी कुछ ये हो गया वो हो गया, जो कंडीशन है बेटा सबके साथ है। इस चीज़ को जितना मेंटली एक्सेप्ट कर लोगे बेटा, फायदे में रहोगे। और जिस दिन दिमाग में हो जाएगा, कोरोना में कई वीडियो देखे भी होंगे, वही बात है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, आज वो चले गए हैं। बात समझ में आ रही है क्या? और जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे, यानी नेचुरल सिलेक्शन वाली बात, एडेप्टेशन, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाओगे, तुम ही फायदे में रहोगे। और बड़े बड़े जो एनिमल्स है बेटा, वही बात है, लिविंग होता है वही बात है, एनिमल डायनासोर जैसे कितने पावरफुल थे, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग खत्म हो गए। कितने ही पावरफुल चाहे हो, क्यों? उनमें एडेप्टेशन की नेचर नहीं थी। बात समझ में आई क्या? और छोटे मोटे जो इंसेक्ट थे बेटा, छोटे मोटे इंसेक्ट भी वो बच गए, क्यों? क्योंकि उनमें नेचर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना सीख लिया था, खुद को ढालना सीख लिया था।
आ गया समझ में? तो कंडीशन के सामने रोने की बजाय उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना सीखो बेटा। अगर तुम्हें एग्जिस्ट करना है तो सर्वाइव करना है तो बेटा ये ध्यान रखना। एक बच्चे का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है, वो चाहे क्लास बंक करे लेकिन उसका स्कोर ऑलमोस्ट वही रहता है, और पूरी साल में कभी उसके मुँह से ये नहीं सुना कि सर ये ऐसा है। उसे पता है उस बच्चे के, हाँ वो बोलता नहीं है लेकिन बच्चे के सामने खड़े करके हम सारा बता देते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उस बच्चे की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो उसे आता है वो तो किया, लेकिन वो जो 2-5 कुछ % चीज़ें उसने नई उसे मिली है वो उस चीज़ को अप्लाई करता है कि वास्तव में ये मुझे नया मिला है, नया सीखा बेटा। बाकी अपने जो कुछ टॉपर बच्चे हैं जानबूझ के खुद का लॉस कर रहे हैं खाली कंडीशंस का आगे करके। वही बात, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो बेटा। कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे कि मैं, वही बात है, मैंने 4 पेज पढ़े, 4 में से पेपर आना चाहिए। कंफर्ट जोन आपको सिर्फ उतना ही करवाएगा जितना तुम कर सकते हो, उससे भी कम करवाएगा। लेकिन जब कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे कि कहीं से दे दो, फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, बायो का पेपर है, सिलेबस है तो सिलेबस में से कोई दिक्कत नहीं है। बायो तो बायोलॉजी के क्वेश्चन होने चाहिए, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के होने चाहिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स के होने चाहिए। ये ध्यान रखना। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है उससे भी ज़्यादा काम करवा देगा। समझ में आ गया? अरे वही बात है, कंफर्ट जोन कुत्ता पीछे भागने वाला के सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर अपन नॉर्मल अपन रन कर रहे हैं तो जितना अपन भाग सकते हैं अपन उतना ही भागेंगे। मैं तो थक गया, लेकिन जब कुत्ता पीछे भागता है तो मेरा कंफर्ट जोन कितना पता चलता है क्या, मैं कितना भाग सकता हूँ, ये नहीं देखना, मुझे भागते जाना है। और हमें पता नॉर्मल वे में अगर मान लो अपन 5 किलोमीटर भाग सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में, कुत्ता पीछे है तो 5 की जगह 10 और 20 भी हो सकता है जान बचाने के लिए। होता नहीं होता? वही बात है बेटा, मैं कितना कर सकता हूँ नहीं, मैं जितना हो उसके करता जाऊँगा। और ज़िंदगी में हमेशा कहता हूँ एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसका नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होता। तुम 4 पेज पढ़ के ये सोचो कि मैं परफेक्ट हूँ, दिमाग से निकाल देना इस चीज़ को बेटा। आ गया समझ में? अप्लाई, वही बात, अप्लाइड माइंड डेवलप करो बेटा, अपनी थॉट को अप्लाइड बनाओ। यानी कैसे ये मेरा गलत कैसे हो गया, काम खत्म, ये मैंने नया सीखा, ये ऐसे करना वैसे करना। आ गया समझ में? तो फिर ध्यान रखना, जो बच्चे क्लासेस बंक कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ बेटा, सभी पार्ट्स के लिए जो क्लासेस बंक कर रहे हैं, खुद का लॉस कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली समझो बेटा। अगर नोट्स में इतनी हिम्मत होती तो गार्जियंस बेवकूफ़ नहीं है कि बच्चे की 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये फीस देते, खुद के बच्चे को खुद से दूर रखते, मैस का खाना खिलाते, सूखी रोटियाँ खिला के और इतनी फीस भर के बच्चे को भेजते, जाओ तुम टीचर से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, ये नहीं कहते। और कुछ गार्जियन तो ऐसे टाइम में भी रिस्क ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? खाली नोट्स में दम होता तो 1000 रुपीज़ लगते हैं पूरे नोट जेरोक्स के, 1000 रुपीज़ में नोट्स घर ला के दे देते कि तुम पढ़ो, लेकिन वो होता है रटाफिकेशन। बात समझ में आई क्या? एक मूवी की स्टोरी तुम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे नोट्स की सेल्फ स्टडी है। समझ में आ रही है क्या? उसी मूवी को तुम थिएटर में जाके पढ़ रहे हो, वो है टीचर से लाइव क्लास। समझ में आ रहा है? और आप कहोगे सर मोबाइल में देखे, तो वो है बेटा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना। मोबाइल में आधी मूवी देखिए, आधी सुबह देखिए, आधी शाम को देखिए, आधी कल देखेंगे तो पता ही नहीं चलता पूरी मूवी में हुआ क्या। बस ये रहता, कुछ चीज़ें याद रहती है कि हाँ मूवी में ये था वो था, लेकिन थिएटर में बैठ के कंटिन्यू सीक्वेंस से देखते हैं तो कई सालों तक याद रहती है, उस चीज़ को हम फील करते हैं। कंटिन्यूटी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आ गया समझ में? और हर चीज़ को पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करो बेटा। आप पहली बात तो ऐसे इतने मतलब 1-2 महीने बाद आप लगातार, पहली बात तो कई दिनों बाद लगातार 3 आवर्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, वो भी घर बैठ के कर रहे हो, और वो भी ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो। नो डाउट कंडीशंस बिल्कुल आपके अपोजिट है, लेकिन जो अपोजिट कंडीशंस को फेस कर जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन को, वही तो हिस्ट्री बनाता है। बाकी रोने वाले तो रोते रह जाते हैं। दुनिया कोई मतलब है क्या किसी को? इसके ये हो गया था, उसके ये हो गया था, उसके ये हो गया था, सब बकवास है बेटा। बात समझ में आई क्या? मैं हमेशा कहता हूँ मैं चाहे कितना रोना रो लूँ, मेरे ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था, लेकिन आज भी फाइनल रिजल्ट यही है, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना बेटा। और चाहे कितने भी मज़े किए हो किसी ने, अगर वो सिलेक्ट हो गया तो उसके दिमाग में ये होता आई एम ए डॉक्टर। दुनिया भी यही कहती है हाँ ये डॉक्टर। कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी को मतलब नहीं है। कोई अनसक्सेस हुआ, वो कैसे हुआ, किसी को मतलब नहीं है। और ये बात फैक्ट है बेटा, सक्सेसफुल से ज़्यादा तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन ज़्यादा सिखा सकता है, क्योंकि सक्सेसफुल को सिर्फ ये पता है कि मुझे सक्सेस कैसे होना है। अनसक्सेस तुम्हें ये बता देगा कि उसे सक्सेस अनसक्सेस दोनों का पता होता है। सक्सेसफुल को सिर्फ खाली सक्सेस होने का पता है, लेकिन अनसक्सेसफुल वाला सक्सेस और अनसक्सेस दोनों के बारे में जानता है। ये ध्यान रखना कि इस वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया और इस वजह से मैं अनसक्सेस हुआ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में हमेशा सीखो बेटा, और पॉजिटिविटी के साथ खुद के कंफर्ट जोन से बाहर, अरे हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला बनो कि कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ गया हूँ सर, मेरा किसने गलत करके करवा के बताओ आप। बात समझ में आई क्या? एक वो कहते हैं ना, हमेशा टीचर हमेशा, एग्जामिनर हमेशा बॉलर होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस सहवाग की तरह होना चाहिए। चाहे कैसी भी बॉल आ जाए, मुझे मारूंगा तो मैं मारूंगा ही, ये नहीं तुम डरने लग जाओ ये क्या हो गया, ये तो बॉल बाहर की आ गई, मुझे तो ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं करवाई थी, मुझे तो लेग्स ऑन साइड की बॉल की प्रैक्टिस करवाई थी, इसने इतनी फास्ट क्यों फेंक दी, इसने बाउंसर क्यों फेंक दी, ऐसे रहोगे क्या?
नहीं बेटा, हमेशा ध्यान, कल मैंने सचिन वाला भी एग्जाम्पल दिया था, मैं खेलेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, वो बात कुछ भी हो जाए, कैसा बॉलर हो कैसी बॉल हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा काम क्या है, हर बॉल को फुली परफेक्शन के साथ फेस करना और उसको डोमिनेट करना। तो डोमिनेट सामने वाले पे खुद डोमिनेट हो, ना कि खुद पर उसको हावी होने दो बेटा। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो जब तक आपकी क्लासेस चल रही है, ज़्यादा दिन तक वैसे भी आपको परेशान नहीं करेंगे, जब तक क्लासेस चल रही है बेटा उसको थोड़ा सीरियसली लो। और वही बात है, खाली सेल्फ स्टडी के चक्कर में रह गए तो लास्ट ईयर जितना सीखा था बेटा उतना ही सीख पाओगे, गारंटी है बेटा इस चीज़ की। लिख के ले लेना या रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। बात समझ में आई क्या आपको? वो बात है, जैसी भी कंडीशन से, हर कंडीशन में लाइव क्लासेस क्यों लगाई जा रही है, ताकि बच्चे की कंटिन्यूटी बने। कुछ बच्चे तो 12-12 बजे तक उठते नहीं है, और खासकर टॉपर बच्चों से ये पता चला कि बाद उनको पता ही नहीं है सोना कब उठना कब है। अपना लाइफ साइकिल फिक्स होना चाहिए बेटा, एक रूटीन फिक्स होना चाहिए। इस टाइम मुझे उठना है तो उठना, इस टाइम मुझे सोना है तो सोना है, इस टाइम मुझे ये करना है तो करना है। बात समझ में आई क्या? पिछले संडे वही बात है, पिछला जो आपका पेपर हुआ था उस दिन थोड़े से लेट उठ गए थे, उस दिन काम करने का मन ही नहीं किया, ऐसा हो गया था। अब क्या करें? बात समझ में आ रही है कि तो अपना लाइफ साइकिल फिक्स होना चाहिए, खासकर तुम्हारी लाइफ में बेटा। चाहे तुम्हारा सोने का टाइम हो, चाहे खाने का टाइम हो, चाहे पढ़ने का टाइम हो, क्योंकि तुम्हारा तो एक एक सेकंड है, एक एक मिनट तुम्हें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? और जब तक सक्सेस ना हो बेटा, ऐसा कोई भी काम मत करो सक्सेस मिलने तक है। सक्सेस मिलने के बाद तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सक्सेस ना हो ऐसा कोई भी काम मत करो बेटा जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस से दूर लेके जाए, ये ध्यान रखना। यानी एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट है मुझे मेरी सक्सेस की तरफ लेके जाए, ऐसा काम मुझे करना है। सक्सेस होने के बाद तुम थोड़ा बहुत लापरवाही दिखाते हो बेटा, चल जाएगा। कुछ एक्सक्यूज देते हो कि सेमेस्टर में ये हो गया था, वो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल जाएगा। लेकिन सक्सेस तक है ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस से दूर ले जाए। मैंने विराट कोहली वाला एग्जाम्पल भी दिया था बेटा। जब 15 साल की उम्र में उसके फादर की डेथ हो गई थी, डेड बॉडी घर पे रखी थी, फिर भी वो खेल रहा था। क्यों? उसे विराट कोहली बनना था, सक्सेस गेन करनी थी। और जब वो सक्सेस हो गया, इंडिया कैप्टन था, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापस आ गया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ खेलना, वो भी टेस्ट सीरीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ के आ गया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं उसके पास रहूँगा। खुद दिमाग लगाओ, जब 15 साल की उम्र में इनमेच्योर था, तब उसके फादर की डेड बॉडी घर पे रखी, तब भी वो नहीं आया कि उसे सक्सेस गेन करनी थी। लेकिन जब सक्सेस गेन कर चुका है तो एक छोटे से काम के लिए, अरे वाइफ की डिलीवरी हो जाती है, बच्चे को तो 2 महीने बाद भी देख सकता था, लेकिन नहीं, मत जाऊंगा तो जाऊंगा, ज़्यादा पैसे का लॉस होगा, क्या हो जाएगा। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, जब तक सक्सेस, वही बात, उसे विराट बनना था, सक्सेस होने तक तो फादर की डेड बॉडी की उसने परवाह नहीं की, खेलना तो मुझे खेलना है, सक्सेस होना है। सक्सेस होने के बाद एक छोटे से काम के लिए छुट्टी लेके आ गया कि मैं तो घर पे जाऊंगा तो जाऊंगा, बात खत्म, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप पे भी यही अप्लाई होती है। ऐसी ज़िंदगी ने ऐसे इम्तिहान तो हमसे लिए ही नहीं कि हमारी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर भी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, खुद पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अरे हार्डवर्क सक्सेस क्या मांगती है? हार्डवर्क और सेक्रीफाइस तो मांगती है। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस इमोशंस होते हैं बेटा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कि मुझे ये करना है लेकिन मैं नहीं करूँगा, मुझे ये करना चाहिए लेकिन नहीं करूँगा, ये मेरे को ये बोल रहा है लेकिन फिर भी मैं नहीं करूँगा, ये ऐसे बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा। खुद को पता होना चाहिए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, मुझे बस वही काम करना है जो मेरी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए या किसी और को अच्छा या बुरा लगने के लिए। मेरी सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है, मुझे वो काम करना है। सक्सेस के लिए मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है, काम खत्म। सक्सेस के लिए मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, काम खत्म। सक्सेस के लिए मुझे पूरी रात जागना है तो जागना है, काम खत्म। ध्यान रखना, कंफर्ट जोन से सब चीज़ों को साइड कर दो, एक्सक्यूज को साइड कर दो, ये वो ऐसे, बस जो है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। हाँ, बाकी अगर मान लो 20 स्टूडेंट को अलग पेपर दिया जाए, तुमको हार्ड पेपर दिया जाए, तब तुम बोल सकते हो सर बाकी से मुझे अलग पेपर क्यों, यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन जो काम यूनिफॉर्मली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, सभी के साथ इक्वली हो रहा है, उसमें अपन को कोई ये चीज़ें दिमाग में नहीं लेके आनी चाहिए, खुद का ही लॉस है। आ गया समझ में? तो अपने खास कर जो टॉपर बच्चे जो सिलेक्ट रियल में इनके लिए श्योर था कि हाँ वो बच्चे श्योर सिलेक्ट होंगे, वो बहुत ज़्यादा लॉस करें बेटा अपना खुद का। बाकी बच्चे भी और अच्छे से मेहनत करो बेटा, ठीक है। कोई बच्चा, मैं अब भी कह रहा हूँ, कोई बच्चा सिलेक्शन से रह सकता है, कोई बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो मार्च तक तो टॉपर चलते हैं कोचिंग में, लास्ट के 2 महीने में फैल जाते हैं, ये हो गया वो हो गया करके साल खराब हो जाता है। और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मार्च तक एवरेज बच्चे होते हैं, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने में दिन रात ऐसा एक कर देते हैं कि पीछे के 6-7-8 महीने की गलतियों को कवर कर जाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। समझ में आ गया? मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, स्टार्टिंग के ओपनर प्लेयर ने सेंचुरी मार दी तो ये श्योर है क्या मैच जीत गए? नो बेटा। स्टार्टिंग के ओपनर अगर 0 पे आउट हो गए तो श्योर है क्या मैच हारी गए? नो। मैच जीतना हारना किस पे डिपेंड करता है? अरे लास्ट वाला प्लेयर क्या करता है, यानी लास्ट तक टीम क्या करती है। धोनी इसीलिए तो ग्रेट था। ध्यान रखना, स्टार्टिंग के प्लेयर अगर आउट भी हो गए तो भी उसने कई हारे हुए मैच इंडिया को जिताए हैं, इसलिए वो धोनी था।
इसलिए दुनिया उसको सबसे ज़्यादा मानती है आज की जनरेशन में। अगर बात करें बेटा, समझ में आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना, तुम स्टार्टिंग में कैसे हो, टॉपर हो, एवरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस का रोल होता है। स्टार्टिंग ओपनर ने सेंचुरी मार दी, काम ईजी हो गया, ठीक है, ओपनर 0 पे आउट हो गया, प्रेशर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं उस कॉन्फिडेंस या प्रेशर की वजह से आप हवा में आ जाओ या बिखरी जाओ, नहीं। लास्ट मैच की लास्ट बॉल तक आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके जीतने के लिए, चाहे मैच हो चाहे आपका कैरियर हो बेटा। एक बैटल होती है बेटा, लास्ट तक मैदान में टिके रहना और लास्ट तक जीतने के लिए एफर्ट करना बेटा, जो होगा देखा जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। अरे और कोई दिक्कत? तो बेटा इस चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो बेटा और जी जान लगा दो। ये जो 2 महीने हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा कैरियर होना चाहिए, और जिस दिन खुद का दिमाग लगा लोगे बेटा उस दिन मान लो लॉस में चले गए। सच कह रहा हूँ, ये जिस दिन खुद का दिमाग लगा लोगे उस दिन लॉस में चले जाओगे। तो मैं उतना ही तुम्हारी समझ है जितना इस उम्र में होती है। लेकिन वही बात है, जो तुमसे वही बात है 10-20 साल ज़्यादा उम्र खा चुका है, वो तुम जिस फेज़ में हो कई साल पहले उस फेज़ में जा चुके हैं, उससे गुजर चुके हैं। तो जिस रास्ते में तुम जा रहे हो उसका एक एक कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ टर्न आएगा, कहाँ डिवाइडर आएगा, कहाँ ब्रेकर आएगा, हर चीज़ बता सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। और यही सोच के थोड़ी टेंशन हो जाती है कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, छोटी मोटी गलतियों को ऐसा मत करो, इससे हमारा पूरा कैरियर खराब हो जाए। ध्यान रखना, दुनिया सिर्फ सक्सेस देखती है, दुनिया को रिजल्ट चाहिए, रीज़न नहीं चाहिए बेटा। क्या कहा? दुनिया को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, रीज़न नहीं चाहिए। ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था। एग्जामिनर को नहीं पता कि कोई बच्चा कितनी बार उसने सिलेबस किया था, किस कोचिंग में पढ़ा था। एग्जामिनर को सिर्फ ये पता है बच्चे ने इसमें आंसर क्या फिल किया है, चाहे जय माता दी से किया हो, चाहे 2 पेज का सॉल्यूशन करके किया हो। आ गया समझ में? अपना फाइनल एम क्या होना चाहिए? एग्जामिनर वही बात है, थप्पा लगा दे कि हाँ ये सिलेक्ट है। आ गया समझ में? उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी करना पड़े, ये कुछ भी करना पड़े, यानी इसमें सब कुछ आ गया बेटा। मुझे चाहे किसी को छोड़ना पड़े, किसी से दूर होना पड़े, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी करना पड़े, खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ना पड़े, अपने सारे शौक अपनी सारी हॉबीज़ को साइड करना पड़े, सबको ख़त्म करना पड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना। आ गया समझ में? तो मस्त रहो बेटा, खुश रहो, और अपने कैरियर को और अपनी क्लासेस को थोड़ा सा सीरियसली लो, चाहे क्लास हो चाहे टेस्ट पेपर हो। और ध्यान रखना, पीछे भागने वाली कंडीशन छोड़ दो। जिस दिन तुम पीठ दिखा के भागने लग गए उस दिन तुम्हारी हार श्योर होगी बेटा। ये बात आधी मैच तो आधी वही बात है, आधी दिन तो वैसे ही हार गए, चाहे टेस्ट पेपर हो चाहे कोई ग्राउंड पे तुम्हारा मैच हो बेटा। जिस दिन तुमने पीठ दिखा दी, टेस्ट पेपर से कब तक भागोगे? जिस दिन तुमने पीठ दिखा दी कि मैं नहीं दूंगा, मैं फेस नहीं करूंगा, अरे एक वॉरियर की तरह बेटा सामना करो। जिस दिन सामना करना सीख जाओगे, आधी जीत तो वहीं पर हो जाएगी तुम्हारी। आ गया समझ में? तो छोटी छोटी चीज़ें बेटा ये ध्यान रखना। हमें पता सभी बच्चे इन चीज़ों को गेन नहीं करते, लेकिन हमारा एम यही होता है कि अगर 10 स्टूडेंट में से अगर एक ने भी गेन कर ली तो शायद एक बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। और यही हमारा मोरल है बेटा, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को सक्सेस करना, ना कि खाली उसका सिलेबस करवाना। समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान रखना छोटी मोटी चीज़ों की। पीछे जो पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में मैं कैसा था डजंट मैटर, मेरा फ्यूचर कैसा होगा ये इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर कैसा होगा ये किस पे डिपेंड करता है? पास्ट पे नहीं करता, प्रेजेंट पे करता है। समझ में आ गया? अरे 10th में जिस बच्चे की मेरिट आती है 12th में अपने आप मेरिट आ जाती है क्या? नहीं, 12th की मेरिट के लिए उतना ही हार्डवर्क करना पड़ता है। आ गया समझ में? 12th में मेरिट आते हैं, डॉक्टर MBBS या IIT कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है क्या? नहीं, उसे उतना ही हार्डवर्क करना पड़ता है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, या फिर 10th और 12th में जिसके मेरिट नहीं आई वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, ऐसा है क्या? ये भी नहीं है। पास्ट की आपकी सक्सेस और अनसक्सेस सिर्फ आपका खाली झूठा कॉन्फिडेंस है। आपका फ्यूचर क्या होगा ये डिपेंड प्रेजेंट पर करता है, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। आ गया समझ में? तो पिछले साल या पिछले टेस्ट में आपका स्कोर क्या करता है डजंट मैटर, मेरा आगे नेक्स्ट टाइम मेरा स्कोर क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। और वो डिपेंड करेगा मैं आज कैसा एफर्ट कर रहा हूँ। आपका आज जो है प्रेजेंट है वो आपका आने वाला कल फ्यूचर डिसाइड करेगा, ना कि पास्ट करेगा। पास्ट में जो है उसको साइड कर दो, स्कोर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और एक सबसे फिर मैं यही बात कर रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना बंद कर देना बेटा। आ गया समझ में? अपना दिमाग लगाओगे तो इतनी ही समझ है उतना ही कर पाओगे। आज खुद आप इस चीज़ को फील करते हो। 10th तक आपने ज़िंदगी में जो गलतियाँ की थी उस टाइम आपको नहीं पता था कि वो आप गलत कर रहे हो, लेकिन आज अगर खुद का एनालिसिस करते हो आप तो आप खुद बता सकते हो हाँ यार मुझसे ये गलती हो गई थी। होता नहीं होता? वही बात है बेटा। आज आपसे जो गलतियाँ हो रही है आज आपको वो गलत नहीं लग रहा, लेकिन 5 साल बाद अगर फील करोगे मुझसे क्या गलती हुई, तब आपको रियलिटी में फील होगा कि वास्तव में यार ये मैंने गलत किया था और इसका मुझे लॉस हुआ। तो ऐसी कंडीशन आने मत दो। जितना आपको करवाया जाए, जितना बताया जाए उसमें कोई कमी मत आने दो कि हाँ सर ये बताया था, देखो मेरा सारा क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन मेरा सही है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब सिक्कर आने से पहले पुरानी कोचिंग में था तो अनीसा शेरावत और सोनू गुज्जर 2 बच्चे मैं हमेशा याद करता हूँ। उन बच्चों को अगर बता दिया, चाहे क्लास के नोट्स में हो चाहे बोर्ड पे समझाना हो, वो क्वेश्चन उनका कोई गलत हो ही नहीं सकता। मैं आया तो 11th में थे, मैं
कभी मैंने किसी बच्चे को नहीं बोला, लेकिन उन बच्चों से पूरी साल मैं जेईई का पेपर भी उनको दे के देख लिया, तब भी ऐसा नहीं उनका किसी ने गलत करवा दूँ क्या, सर आपने ऐसा करवाया था, सर ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। और मैं खाली उन 2 बच्चों को बोल के आया था पूरी क्लास से, बेटा तुम 12th के साथ सेलेक्ट हो गए, अगर ऐसे ही करते रहे तो 12th के साथ उनका फ़ोन आया, सर हम डॉक्टर बन गए। जैसे मैं कोचिंग छोड़ के आया 11th 12th का सिलेबस करवाते ही मैंने कहा अगर ऐसे ही अगले 2 महीने निकाल दोगे एग्जाम तक तुम श्योर डॉक्टर हो। और 12th के साथ वो सिलेक्ट भी हुए बेटा, एक SMS में, एक अजमेर मेडिकल कॉलेज में, अनीसा अजमेर मेडिकल कॉलेज में और सोनू गुजर वो SMS में है। तो ये ध्यान रखना, तुम कैसे करते हो बेटा, तुम्हारा पोटेंशियल क्या, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करो बेटा। बाकी बच्चे हैं वो रह गए, उनके मुँह से कभी ये नहीं सुना था सर ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, बस हाँ सर ठीक है बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा है, क्वेश्चन जरूर करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, लेकिन एक्सक्यूजेज को साइड करके ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जो है सबके लिए है, मैं इसमें क्या बेस्ट दे सकता हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो आगे वाले टेस्ट में पूरी जी जान लगा देनी है और मस्त होकर पेपर देना बेटा। पॉजिटिविटी के साथ काम करो, पॉजिटिविटी तुम्हारे स्कोर को और बढ़ा देगी बेटा। समझ में आ गया, यस और नो? अरे कुछ बोला है, बात पल्ले पड़ी क्या, बात पल्ले पड़ी बेटा? और कॉन्फिडेंस को साइड कर देना कि मैं अपने आप में बहुत कुछ हुई हूँ, सब बकवास है बेटा, कुछ नहीं हो ये मान लेना कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और मुझे नॉर्मल स्टूडेंट से डॉक्टर बनना है। जो CDA कहता ना मैं तो डिस्ट्रॉय नहीं होऊंगा, मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता, वो कभी ट्री नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। जो ग्रेफाइट ये नहीं कह सकता, वो ये कहता है ना कि मुझसे इतना टेम्परेचर प्रेशर नहीं झेला जाएगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं होगा, मेरी मिट्टी ऐसे, मेरे में पानी इतना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ध्यान रखना वो कभी डायमंड नहीं बन सकता। आ गया समझ में? जो कंडीशन है वो तो बेटा फेस करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो मस्त रहो बेटा, खुश रहो, बाकी सब चीज़ों को साइड करके जी जान लगा दो बेटा। बिल्कुल बेटा, यस सर आई कैन डू इट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो बेटा, बस यही चीज़ तो चाहिए, यही चीज़ें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। वही बात है, आदमी कोई दीवार भी उसे पार करके निकल जाए कि ऐसा ज़िंदगी की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मुझे रोक सके, ये बात दिमाग में रखना। अरे ध्यान रखना, खुद की सक्सेस अनसक्सेस लक का रोल होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है खुद का। आ गया समझ में? अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और तुम बढ़ना नहीं चाहते तो कोई तुम्हें आगे बढ़ा नहीं सकता। डिपेंड तुम पे करता है, तुम्हें दुनिया की भीड़ में रुके रह जाना है या फिर आगे निकल जाना है। आ गया समझ में? तो मस्त रहो, कोचिंग के टेस्टों में तुम्हारा स्कोर क्या है ये सब खाली पीछे के कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ मैं कोचिंग का टॉपर था या फिर यार मेरा स्कोर अच्छा नहीं होता था। एग्जाम वाले दिन तक मेरा कंडीशन, मेरा वही बात है, एफर्ट कैसा है, जब मैं लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बाहर निकलूँ तब तक दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए था। आगे समझ में कि मैं ये वो, सचिन ने कभी ये नहीं कहा मुझे सब कुछ खेलना आता है, लेकिन लास्ट मैच से पहले भी उनकी प्रैक्टिस बाकी प्लेयर से ज़्यादा होती थी, ध्यान रखना। और हर बॉल को उसी के अकॉर्डिंग फेस करते थे कि बाउंसर है तो बाउंसर को बाउंसर के अकॉर्डिंग, वो यॉर्कर है तो यॉर्कर को यॉर्कर के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि वो सचिन है, इसलिए वो सचिन थे। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, चाहे कैसे भी तुम हो डजेंट मैटर, तुम्हारा एफर्ट अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दो बेटा, वरना CD या ग्रेफाइट वाले मैंने एग्जाम्पल दिए बेटा, अगर एक्सक्यूजेज की वजह से अगर खुद को रोक दोगे तो वही रह जाओगे जो हो। आ गया समझ में? जो तुम्हें हाई लेवल, वही बात है, हाइट गेन करनी है ज़िंदगी में, सक्सेस गेन करनी है, वो एक्सक्यूजेज को साइड करके कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को डिस्ट्रॉय कर दो। जैसा है मैं उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट अपने आप बेटर आएगा बेटा। आ गया समझ में? यस और नो? ठीक है, तो खुश रहना बेटा, मस्त रहना। चलो, और ध्यान रखना आगे से पूरी जी जान लगा देना, कुछ भी हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा। चलो, तो अपन बात करें थे बेटा अपने क्या, फ्रेंडली आइसोथर्म की। और ये बात सभी को ओपनली इसलिए बताता हूँ, एक बच्चा पूछता है तो शायद एक बच्चा खाली एक को ही फायदा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ खाली उस एक बच्चे को फायदा नहीं, उसकी वजह से अगर 2 बच्चों को और को फायदा होता है तो कम से कम 2 के पेरेंट्स का सपना और पूरा हो गया। तो ये ध्यान रखना बेटा, जो हो तुम्हारे साथ हमेशा, तुम टेंशन मत लो, चाहे कितना ही टेम्परेचर हो, चाहे कितना भी हो, हम हमारी तरफ से लास्ट डे तक तुम्हारे लिए बेटा एफर्ट करेंगे, टेंशन मत लो, तुम मस्त रहो, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दो। चलो बेटा, तो अपन बात करें थे क्या, फ्रेंडली आइसोथर्म की। फ्रेंडली आइसोथर्म के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कहेंगे बेटा, देखो 2 आइसोथर्म के बेटा रिलेशन रिप्रेजेंट किए थे, एक तो फ्रेंडलिक ने बताए थे, एक लैंगम्यूर साइंटिस्ट थे उन्होंने बताए थे बेटा। ओके, क्या होता है कैसे होता है समझना। जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म होता है बेटा, एक बात तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए होता है, ये फिजिकल यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों। किसके लिए होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए लागू होता है। बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, तो आपको ध्यान है बेटा, अपन ने बात भी की है फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान है ना। तो ये जो फ्रेंडलिक वाला है ये किसके लिए अप्लाई होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए अप्लाई होता है। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो अब बच्चा बुक्स की लैंग्वेज रटेगा, रटने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीजें याद रखनी बेसिकली। कैसे? सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, x/m = k p⁴ 1/n। ये भी नीट में आ चुका है बेटा डायरेक्टली, नीट 2000
18 में बेटा। आ गया समझ में कौन सा रिलेशन करेक्ट है? ओके, जेई में भी आ चुका है। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले ये रिलेशन ध्यान रखना है, x बाई एम इक्वल टू मैंने क्या कहा, k p की पावर 1 बाई n। अब इनका मीनिंग ध्यान होना चाहिए बेटा, क्या इसका मीनिंग क्या है समझना है इस बात को। x का मतलब क्या है, जो गैस किसी सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है, मैंने क्या कहा, x क्या है, उस गैस की अमाउंट है जो किसी सरफेस पर एड्सॉर्ब होगी, जमा होगी। m क्या है, जिस सरफेस पर वो एड्सॉर्ब होती है उसकी अमाउंट, उसका मास। तो क्या कहा, m ग्राम सरफेस पर क्या कितनी गैस एड्सॉर्ब होती है, x से, तो 1 ग्राम पर क्या होगी, x बाई m। क्लियर? ठीक है बेटा। इक्वल टू k, k क्या है बेटा, यहां पर कांस्टेंट है, p क्या प्रेशर, क्योंकि मैंने क्या कहा, आइसोथर्म बोला है। आइसोथर्म मतलब क्या, कांस्टेंट टेंपरेचर पर, मतलब प्रेशर वेरिएबल होगा, तो क्या होगा, k p बच्चों। ठीक है। और 1 बाई n जो होता है वो क्या होता है, एक पैरामीटर होता है। मैंने क्या कहा, पैरामीटर होता है यानी कांस्टेंट होता है। और ये जो 1 बाई n होता है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, क्या कहा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगी बच्चों। क्या कहा, यानी 1 बाई n की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा, 0 के बराबर भी हो सकती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी 0 और 1 के कोई बीच की कंडीशन होगी, 0 1 भी हो सकता है, या फिर यानी 0 और 1 के ग्रेटर लेस या इसके इक्वल होगी बेटा। बात समझ में आई क्या, कैसे होती है, क्या होता है बेटा, समझना। अब बच्चा कहेगा सर किस कंडीशन में ये वैल्यू होती है, ये होगा डिफरेंट प्रेशर की कंडीशन में। मैंने क्या कहा, डिफरेंट प्रेशर की कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है बेटा। कैसे समझना इस बात को, इफ अगर प्रेशर क्या होता है बेटा, हाई होता है। मैंने क्या कहा, प्रेशर अगर हाई है तो क्या होगा, 1 बाई n क्या होता है बेटा, 0 होता है। मैंने क्या कहा, प्रेशर अगर हाई है तो क्या होगा, 1 बाई n इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस बात को बेटा मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अच्छे से समझना इस बात को। दोबारा मैंने क्या कहा, प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 बाई n की वैल्यू डिफरेंट होगी। कैसे, अगर कंडीशन आपको ये दे दे, इफ प्रेशर हाई है, क्या कहा, प्रेशर अगर हाई है तो 1 बाई n क्या होता है बेटा, 0 होगा। क्लियर? ठीक है। 1 बाई n अगर 0 होगा तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाई m इक्वल टू k p की पावर 1 बाई n की जगह क्या लिखूंगा, 0। और हमें पता है किसी की पावर 0 होना, इसका मतलब क्या होगा, अरे x बाई m यानी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ x बाई m को क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, पर ग्राम अमाउंट पर कितना एड्सॉर्ब हो रहा है। तो x बाई m क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0, p होगा क्या, नहीं, p की पावर 0। और किसी की पावर 0 का मतलब क्या है, डज नॉट डिपेंड। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो जो एड्सॉर्प्शन की रेट है वो क्या होगी, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। आपको याद है बेटा, हमने ग्राफ भी बनाया था, याद है ना, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, नहीं आता, आता है बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा। एक अपन क्या कहेंगे, इन्होंने क्या कहा, प्रेशर अगर लो हो, प्रेशर अगर लो हो तो क्या होगा, 1 बाई n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है बच्चों। क्लियर? तो यहां से क्या कह सकते हैं, अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करूं, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1। क्या कहा, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1। इसका मतलब यहां से क्या कह सकते हैं, x बाई एम प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो गया। इसका मतलब क्या कहेंगे, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। अरे सीधी सी बात है, एड्सॉर्प्शन के हेल्पफुल कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर। प्रेशर जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। ओके, ठीक है बेटा। एक अपन क्या कह सकते हैं, इफ p क्या है बेटा, देखो मैंने ये एरो बनाया है, शॉर्ट में बता रहा हूं, इसका मतलब क्या, हाई, इसका मतलब क्या है, लो। ये क्या है, मॉडरेट, मध्यवर्ती, बीच की कंडीशन है बेटा। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 बाई n भी क्या होगा बेटा, यानी n की 1 बाई n की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी बेटा। तो क्या कहेंगे, अगर ऐसी कंडीशन है बेटा तो अपन क्या कह सकते हैं, जो 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा, यानी कोई बीच की कंडीशन होगी। ये कितना भी हो सकता है, 0 और 1 तो नहीं होगा, इससे ग्रेटर और इससे लेस। इस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, यानी x बाई एम इक्वल टू, तो अपना ग्राफ कैसा आएगा, x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन ही आएगा। मैंने ऐसा कैसा लिखा, मतलब जो भी वैल्यू होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई एन, ये रिजल्ट आता है बच्चों। क्लियर? ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे क्या पता चलता है। पहली बात तो ध्यान रखना बच्चों, ट्रिक क्या होती है, ओके, ट्रिक क्या होती है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। देखो ग्राफ इसका क्या होगा बेटा, अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग इस बात को रिप्रेजेंट करूं तो समझना इस बात को कैसे। मैं ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं, x बाई एम
रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और पी मतलब क्या है, प्रेशर है बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अब अपन ने क्या कहा, इस पॉइंट पर हमें पता प्रेशर जीरो है या नहीं है, अरे ओरिजिन पॉइंट पर प्रेशर क्या है, जीरो, और हमें पता इस एक्सिस पर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। क्लियर, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमें पता लो प्रेशर पर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा हमें पता है बेटा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हमें पता लो प्रेशर अगर प्रेशर कम है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है या नहीं है बेटा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये प्रेशर हो गया। क्लियर, ठीक है। बीच की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, अरे ध्यान है ना। क्लियर, ठीक है। फिर कोई बीच की कंडीशन आ गई, जब मॉडरेट वाली कंडीशन होगी तो ग्राफ में क्या होगा, टर्न आएगा बेटा। ओके, ठीक है। और हमें पता समथिंग, यहां अगर मैं बात करूं तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है या नहीं है, और बहुत ज्यादा अगर हाई है तो हमें पता है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, पी की पावर जीरो। इसका मतलब प्रेशर पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं बेटा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। अरे समझ में आ गया, यस और नो। मैंने क्या कहा फिर सुन लेना इस बात को, मैं 3 पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं बेटा, ये ए है, ये बी है बच्चों, बात समझ में आई क्या, ठीक है। और ये मान लो पॉइंट सी है बेटा। क्लियर, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में मैं पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, मैं पॉइंट ओ, तो मैंने क्या कहा, ओ से ए, देखो ओ से ए तक की कंडीशन क्या है, लो प्रेशर वाली कंडीशन, यहां तक देखो, यहां से यहां तक समथिंग प्रेशर यहां होगा, लो प्रेशर वाली कंडीशन है। लो प्रेशर की कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ठीक है। फिर देखो ए से बी तक की कंडीशन क्या, समथिंग बीच की कंडीशन होगी तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, पी की पावर 1/n, यानी बीच की कंडीशन होगी। उस कंडीशन में क्या, न तो जीरो हो सकता है न 1 हो सकता है, तो क्या होगा, ग्राफ में कर्व आता है, ढाल आता है बेटा। फिर क्या होगा, बी से सी वाली कंडीशन पर हमें पता समथिंग यहाँ होगा, इस एक्सिस पर मिलाए तो प्रेशर बहुत ज्यादा है या नहीं है, और प्रेशर अगर हाई है तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, पी की पावर जीरो का मतलब क्या, उसके बाद चाहे प्रेशर इंक्रीज भी हो तब भी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी बेटा। समझ में आ गया। क्लियर, इसका मतलब ओ से ए तक का जो स्लोप है बेटा वो तो क्या है, इस पॉइंट पर तो क्या होगा, x/m = p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए से बी तक की कंडीशन में x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, यस और नो। और बी से सी तक की जो कंडीशन है वहां पर क्या लिख रहा हूँ, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0, यस और नो। बात समझ में आ गई बेटा। ये ग्राफ है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यानी लो प्रेशर पर कौन सी कंडीशन है, ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, ठीक है। तो लो प्रेशर पर कौन सी होगी, ओ से ए तक। मॉडरेट मध्यवर्ती दाब पर क्या होगा, ए से बी तक, और हाई प्रेशर पर क्या, बी से सी तक वाला रिलेशन होगा। समझ में आ गया। क्लियर, और ये मैंने बता तो दिया, लेकिन जब तक हमें पता ट्रिक के अकॉर्डिंग दिमाग में सेट नहीं रखनी हो बेटा, अपना पढ़ाने का तरीका अधूरा है क्या। ये ट्रिक जरूर दिमाग में सेट रखना। आज तो ठीक है सर ने ये बताया ऐसे होगा वैसे होगा, कर लोगे, लेकिन तुम्हें करना कैसे है, थोड़ा दिमाग में सेट रखना बेटा। क्या कैसे करना बेटा, देखो समझना। नॉर्मली अपन ने क्या लिखा, प्रेशर क्या कहा बेटा, अगर प्रेशर अगर हाई है, प्रेशर अगर हाई है तो क्या होगा, 1/n क्या कर देना, लो कर देना, 1/n क्या कर देना। मैंने क्या बोला है, प्रेशर अगर हाई हो, प्रेशर अगर हाई हो तो क्या 1/n की वैल्यू मिनिमम कर देना, 1/n की वैल्यू मिनिमम। और हमें पता है 1/n मिनिमम कितना होता है, 0, काम खत्म। हाई प्रेशर पर 1/n कितना, 0 बेटा। क्लियर, ठीक है। प्रेशर अगर लो हो, प्रेशर अगर लो हो तो 1/n क्या कर देना, मैक्सिमम कर देना, यस और नो। और 1/n मैक्सिमम कितना होता है बेटा, मैक्सिमम होता है ये 1, यस और नो। देखो लो प्रेशर पर तो 1/n मैक्सिमम कितना, 1 होगा बेटा। क्लियर, ठीक है। प्रेशर अगर मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब ना मिनिमम ना मैक्सिमम, तो 1/n भी क्या होगा बेटा, 1/n की वैल्यू भी मॉडरेट हो जाएगी बेटा, यानी ना मिनिमम ना ही मैक्सिमम। समझ में आया मैंने क्या कहा, फिर सुन लेना इस बात को। क्या कहा बेटा, अगर प्रेशर हाई है तो 1/n की मिनिमम वैल्यू कर देना, अब इन्वर्स कर देना। क्या, हाई प्रेशर है तो 1/n क्या, मिनिमम कितना होता है, 0। प्रेशर लो है तो 1/n मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है, 1। क्लियर, प्रेशर अगर बीच की कंडीशन है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, तो 1/n तो ना मिनिमम ना मैक्सिमम, यानी ना 0 ना 1, दोनों के बीच की कंडीशन। समझ में आ गया, यस और नो, अरे समझ में आ गया। क्लियर, यहां तक कोई डाउट बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, और कोई डाउट है तो बोलो फटाफट फटाफट, कोई भी डाउट है तो बोलो। कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट। चलो बेटा,
यहां तक बात ठीक है? चलो ये अपने बात बेटा देखो फ्रेंडली के आइसोथर्म की कैसे होता है, क्या होता है। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कैसे इसको अपन लॉग की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक ग्राफ इसका और कैसे बना सकते हैं बेटा। देखो समझना कैसे। नॉर्मली अपन ने क्या लिखा बेटा, x बाई एम इसको अपन ने क्या लिखा, k p की पावर 1 बाई n, ये लिखा बच्चों। अब क्या करेंगे, अगर लॉग की टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो log x बाई एम इसको क्या लिखेंगे, log k, और प्लस क्या लिखेंगे, log p की पावर 1 बाई n। यस और नो, क्या कहा, log x बाई एम इसको क्या, log k, और मल्टीप्लाई है तो log का रूल क्या होता है, प्लस हो जाएगा, log k प्लस log p की पावर 1 बाई n। क्लियर? ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, log x बाई एम इक्वल टू log k, और log का रूल क्या होता है, पावर पहले आ जाती है, पावर पहले आएगी तो 1 बाई n, log क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो। चलो बेटा अब अपन ग्राफिकल इक्वेशन से अगर इसे कंपेयर करें तो y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एम एक्स। मैंने क्या कहा, y इक्वल टू क्या होगा, c प्लस एम एक्स। बेटा तो देखो कैसे करना है, दो एक्सिस अगर मैं बनाऊं तो देखो बेटा दो एक्सिस बना लो। y एक्सिस पर मुझे किसको रखना है, कंपेयर कर लो। y एक्सिस पर मैं किसको रख रहा हूं, log x बाई एम को। तो ये क्या हो गया बेटा, log x बाई एम। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, x एक्सिस में मैं किसको रख रहा हूं, log p को, तो ये क्या हो गया बेटा, log p। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, x का मल्टीप्लाई n क्या होता है, ग्राफ का स्लोप, तो ये क्या हो गया, ग्राफ का स्लोप क्या आ रहा है बेटा, 1 बाई एन। अरे प्लस के साथ आ रहा नहीं आ रहा, प्लस के साथ आ रहा है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, ग्राफ का स्लोप अगर पॉजिटिव है मतलब ग्राफ की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड, डाउनवर्ड या पैरेलल, अपवर्ड होगी। मैंने एक एक चीज बताई है, काइनेटिक्स वगैरह और केमिकल इक्विलिब्रियम में कई सारे ग्राफ मैंने बताए हैं, याद है ना। अगर स्लोप m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ की डायरेक्शन कैसी बेटा, अपवर्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफ स्टार्ट कहां से करना है, इसको कौन डिसाइड करेगा, c इंटरसेप्ट। तो c किसके इक्वल हो गया, प्लस log k। इसका मतलब इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट जीरो होता तो जीरो से स्टार्ट करते, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो जीरो के अपर साइड से, इंटरसेप्ट नेगेटिव होता तो जीरो के नीचे से। बेटा समझ में आ गया। लेकिन सी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, प्लस log k, यानी प्लस के साथ है, प्लस के साथ है। इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा, यानी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो जीरो के अपर साइड से। और हमें पता ग्राफ का स्लोप क्या है, प्लस 1 बाई एन। इसका मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है तो ग्राफ की डायरेक्शन कैसी, अपवर्ड होगी बेटा। इसका मतलब क्या करेंगे, इस टाइप का कोई ग्राफ आएगा तो ये क्या हो गया, ग्राफ का स्लोप हो गया। स्लोप किसके इक्वल हो गया, 1 बाई एन, और इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा, log k। समझ में आ गया? ऐसा भी अपन बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। और अपन ने जैसे फॉर्मूला क्या लिखा है, x बाई एम इक्वल अपन क्या लिखते हैं, k p की पावर 1 बाई एन। क्लियर? अगर इसी को अपन को कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना हो बेटा तो इसको क्या लिख देंगे, x बाई एम इक्वल क्या, k जो प्रेशर लिया उसकी जगह क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन c लिख सकते हैं, तो c की पावर 1 बाई एन। काम खत्म। तो बाय द वे कंसंट्रेशन की टर्म में दे रखा हो तो भी सही है बेटा। ओके चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। यहां तक बात ठीक है बेटा? ठीक है बेटा। चलो ये अपने किसकी बात की है बच्चों, फ्रेंडलिक आइसोथर्म की बात की अपने। ओके तो ये तो अपना फ्रेंडलिक वाला कंप्लीट हुआ। चलो बेटा दूसरा देखते हैं बेटा, जो सेकंड आता है नंबर टू आता है बेटा लैंगम्यूर आइसोथर्म। ओके बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में सिर्फ फर्स्ट दे रखा है बेटा फ्रेंडलिक वाला, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा। ध्यान रखना एनसीईआरटी में ओनली फ्रेंडलिक वाला दे रखा है बेटा। क्लियर? लैंगम्यूर वाला एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी कहीं सीट वीट में टेस्ट पेपर में क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया इसका भी रखना बेटा, क्या होता है कैसे होता है। ओके सबसे पहली बात तो बेटा देखो ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये केमिकल एड्जॉर्प्शन। क्या कहा, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, केमिकल के लिए। आ गया समझ में? अरे वो वाला तो किसके लिए, फिजिकल के लिए, ये वाला किसके लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए होता है। क्लियर? ठीक है। और इसके देखो इन्होंने इक्वेशन क्या दी थी, x बाई एम इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। मैंने क्या कहा, x बाई एम इक्वल टू क्या, AP अपॉन 1 प्लस BP। A और B यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, P मतलब प्रेशर है और x बाई एम का मतलब वही है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके ठीक है बेटा। देखो कैसे कहेंगे,
इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा तो देखो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसने दो कंडीशन दी, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली वही कंडीशन दी। तो इन्होंने क्या कहा बच्चों, देखो एक तो क्या बोला, इफ P इक्वल टू हाई, अगर प्रेशर हाई है तो इन्होंने क्या कहा 1 प्लस BP जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, यानी BP के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, प्रेशर अगर हाई है तो इन्होंने क्या कहा 1 प्लस BP किसके इक्वल होगा, ऑलमोस्ट BP के इक्वल होगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये कंडीशन मेरे पास आ गई तो मैं क्या लिखूंगा, x/m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से AP, और हमें पता है 1 प्लस BP की जगह क्या लिखूंगा, ये ऑलमोस्ट वाली कंडीशन है। 1 प्लस BP था, अगर हाई प्रेशर की कंडीशन है तो 1 प्लस BP की जगह मैं ऑलमोस्ट क्या लिखूंगा बेटा, ओनली BP। यस और नो, P से अगर मैं P को उड़ा दूं तो क्या लिखेंगे, x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B। यस और नो, इसका मतलब ये बताओ प्रेशर बचा है क्या, प्रेशर बचा ही नहीं है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0। यस और नो, इसका मतलब हाई प्रेशर पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड नहीं करती बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन इन्होंने क्या बताई, अगर प्रेशर लो हो तो क्या कहा इन्होंने 1 प्लस BP ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 1। मैंने क्या कहा 1 प्लस BP इक्वल टू ऑलमोस्ट 1। पहले कंडीशन बता रहा हूं, इसने क्या बताया था, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, इसके बाद बताऊंगा अपनी स्टाइल में। ओके, कैसे याद रखना है, रटना नहीं है। 1 प्लस BP इक्वल टू क्या, इन्होंने क्या कहा 1 के इक्वल होगा, तो यहां से क्या लिखेंगे x/m इक्वल टू ऊपर तो क्या था AP। अब देखो अगर लो प्रेशर है तो 1/BP इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया, तो क्या लिखूंगा x/m इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP की जगह क्या लिखूंगा, ओनली 1। इसका मतलब क्या हो गया, x/m ऑलमोस्ट क्या हो गया बेटा AP। इसका मतलब A तो कांस्टेंट है, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यस और नो, तो इन्होंने भी यही बात कही क्या, कि लो प्रेशर पर क्या कह सकते हैं अपन, प्रेशर अगर लो है तो लो प्रेशर पर क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। और अपनी स्टाइल में ध्यान रखना बेटा, क्या ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं कैसे कर सकता हूं बच्चों, देखो ट्रिक आपको दिमाग में सेट क्या रखनी है, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है BP अपने आप बढ़ जाती है बेटा। यस और नो, प्रेशर अगर कम होता है तो BP भी कम हो जाती है। ठीक है, बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो ये ऐसे बेटा, नॉर्मली अपने देखा होगा, चाहे खासकर जो अपने मान लो फादर्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो भी है बेटा, फादर मदर जो भी है बेटा, अपनी फैमिली मेम्बर अपन देखते हैं, अगर कुछ भी प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा, चाहे हम पे ले लो उन पे ले लो, उनमें ज़्यादा होता है, क्या एज के साथ साथ क्या होता है, वो ऑर्गन थोड़े से मान लो क्या होते हैं, मतलब कम वीक पड़ने लग जाते हैं, तो क्या होते हैं उन पर ज़्यादा इजीली इफेक्ट आता है बेटा। कैसे, अगर प्रेशर हाई होता है तो हमें पता है कोई काम का प्रेशर या फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, उनकी BP अपने आप बढ़ती नहीं बढ़ती, BP ज़्यादा हो जाती है, टेबलेट ढूंढते फिरते में, टेबलेट कहाँ BP की, अरे होता नहीं होता है बेटा। वैसे ही और प्रेशर कम हो जाता है, जैसे कोई काम का प्रेशर लोड कम हो जाता है बेटा, BP अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उनको टेबलेट या मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया, तो दिमाग में सेट रखना, कैसे भी रखो बेटा, क्या प्रेशर ज़्यादा BP ज़्यादा, काम खत्म। हाई प्रेशर पर अगर BP ज़्यादा होगा तो 1 प्लस BP ऑलमोस्ट क्या हो गया, BP के इक्वल ही हो गया। ठीक है, यानी BP की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट BP के इक्वल आ जाएगा। प्रेशर अगर कम है तो BP कम हो गया, BP अगर कम हो गया तो 1 प्लस BP ऑलमोस्ट क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। और यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा, फटाफट बोलो, क्लियर। चलो बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक रिलेशन और बताऊंगा बच्चों। देखो, और वही अगर कंसंट्रेशन की टर्म में लिखे अपन तो क्या लिख सकते हैं, जैसे अपन ने क्या लिखा है x/m इसको क्या लिखा, AP अपॉन 1 प्लस BP। और अगर इसे कंसंट्रेशन की टर्म में लिखे तो इसे क्या लिख सकते हैं, x/m इक्वल टू AC अपॉन 1 प्लस BC। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस प्रेशर की जगह आपको क्या ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन ध्यान रखनी है बच्चों। समझ में आ गया, यस और नो, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर एक कंडीशन और देखते हैं इसकी, फटाफट कर लिए। कर लिए बेटा, चलो चलो बेटा देखो, एक इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखो बेटा, कैसे आपसे पूछ सकता है, क्या करना है समझना इस बात को। नॉर्मली अपन ने क्या लिखा है, x/m इक्वल टू मैंने क्या लिखा था बेटा, AP अपॉन 1 प्लस BP। यस और नो, अरे लिखा बच्चों, इसको देखो थोड़ा सा मैं कैसे इसे चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं ये लिखूँ
एक्स बाई एम 1 प्लस बी पी को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस बी पी इक्वल टू क्या बच गया बेटा ए पी, यस और नो, ठीक है। और इधर क्या बच गया 1 प्लस बी पी इक्वल टू ए पी, और एक्स बाई एम को इधर लेके आ जाओ बेटा एक्स बाई एम, यस और नो। अरे कैसे किया, बात को समझ रहे हो क्या? पहले मैंने क्या किया 1 प्लस बी पी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और x बाई एम को इसके अपॉन में लेके आ गया, क्लियर। फिर a से क्या कर रहा हूँ मैं, इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि 1 प्लस बी पी अपॉन क्या हो गया a इक्वल टू क्या हो गया p अपॉन एक्स बाई एम, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा 1 बाई ए और क्या हो जाएगा बी पी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा p अपॉन एक्स बाई एम। अरे कैसे, क्या समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है बेटा। यानी a से दोनों को डिवाइड कर दिया तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ p अपॉन एक्स बाई एम इक्वल टू क्या 1 बाई ए, और ये क्या बच गया b बाई ए मल्टीप्लाई बाई p। समझ में आया बच्चों कैसे मैंने किया है, यस और नो, ठीक है। अब देखो बेटा ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ मैं किसके लिए बना रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ देखना ग्राफ अपन क्या बना रहे हैं, ग्राफ में ये बना रहा हूँ, आपको ऐसा ग्राफ आएगा P अपॉन एक्स बाई एम, क्लियर, और प्रेशर के रेस्पेक्ट में, ओके, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाइड कर लिया थोड़ा सा। अब देखो ग्राफिकल इक्वेशन से कंपेयर करो, y इक्वल टू सी प्लस क्या होता है mx, यस और नो होता है बेटा। तो ग्राफिकल इक्वेशन से कंपेयर करो, ये किसके इक्वल हो गया, यानी y के इक्वल हो गया, y एक्सिस पे मैंने p अपॉन एक्स बाई एम को रखा है, और ये हमें पता है x एक्सिस किसके इक्वल है बेटा, p के इक्वल है। तो ये क्या हो गया बच्चों, x के इक्वल हो गया, x का मल्टीप्लाई m देखो बेटा क्या है प्लस b बाई ए, साइन के साथ देखना है, इसका मतलब m क्या हो गया प्लस b बाई ए, इसका मतलब बच्चों देखो m इक्वल टू प्लस b बाई ए है, इसका मतलब स्लोप कैसा आ रहा है, हमें पता पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ की डायरेक्शन तो अपवर्ड होगी बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे अपवर्ड होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है ये कौन डिसाइड करेगा, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है प्लस 1 बाई ए, इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन के अपर साइड से, और डायरेक्शन कैसी होगी अपवर्ड होगी, यस और नो। तो ये तो क्या हो गया बेटा इंटरसेप्ट हो गया c की वैल्यू 1 बाई ए, और ये क्या है ग्राफ का स्लोप है, ग्राफ का स्लोप क्या हो गया बेटा b बाई ए। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, फटाफट। चलो बेटा कर लिए, चलो बेटा ये सारी देखो समझने वाले काफ़ी सारी चीज़ें बेटा, देखो सीक्वेंस है आपके जो मैंने पीडीएफ फाइल सेंड की उसमें सीक्वेंस है, सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की बेटा कैसे करना, एक एक चीज़ आपको पढ़नी है बेटा। अब लास्ट में क्या एड्जॉर्प्शन अपना कंप्लीट होने वाला, बस एक पेज बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट्स का दे रखा है, क्या यानी एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण के अनुप्रयोग। देखते बेटा एक एक पॉइंट को, देखो सीक्वेंस से समझते, रटने की जरूरत नहीं है, आपसे बोले ट्रू एंड फॉल्स अपने आप पता चल जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है समझ रखा है तो। कैसे, सबसे पहले कि देखो क्या दे रखा है, टू प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम यानी उच्च निर्वात उत्पन्न करने में देखो एड्जॉर्प्शन का क्या रोल है बेटा। नेचर में कई सारे ऐसे प्रोसेस है जहां पर अपन एड्जॉर्प्शन का यूज करेंगे, तो सबसे पहला इसमें क्या दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई बोतल है बेटा, कोई कंटेनर है, देखो वैक्यूम का मतलब क्या होता है पूरी गैस को बाहर निकाल देना, जितनी उसमें गैसेज मॉलिक्यूल्स है पार्टिकल्स है उनको बाहर निकाल देना। लेकिन हमें पता चला कोई सी भी मशीन हो बेटा 100% पॉसिबल है क्या कि हर गैसेज पार्टिकल को वो उससे बाहर निकाल दे, नहीं बेटा। तो उसके लिए एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। कैसे, सपोज करो ये बोतल है तो मैंने क्या किया, किसी मशीन से मैंने इसकी एयर को बाहर पास किया, तो क्या होगा कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कॉर्नर वगैरह में रह सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा अब थोड़ा साइंटिफिकल माइंड काम में लूंगा, एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट काम में लूंगा। कैसे, ये मान लो कोई रोड है, इस रोड पर मैंने क्या किया ऐसे सबस्टांस का कवर लगाया जो कि इस गैसेस पार्टिकल को एड्जॉर्ब कर सकते हैं, सरफेस से ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टिक पर या रोड पर मैं क्या करूंगा ऐसे सबस्टांस की लेयर लगाकर इस बोतल में अगर मैं ऐसे फैलाऊंगा कवर करूंगा बेटा, तो क्या होगा वो जो गैसेज मॉलिक्यूल है इसके सरफेस से ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो जो नेग्लिजिबल अमाउंट में गैसेज मॉलिक्यूल इसमें बच गए थे वो भी क्या हो जाएंगे इसके कांटेक्ट में आकर इससे रिमूव कर सकते हैं अपन। आ गया समझ में, यहाँ पर एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्या दे रखा है, गैस मास्क। गैस मास्क की अगर अपन बात करें बेटा, देखो अपने इंडिया में तो फिर भी ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो इंसान की जिंदगी की कोई खास वैल्यू नहीं होती बेटा, कोई मरे कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन फॉरेनर में ऐसा बहुत ज्यादा होता है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों, तभी तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा उनमें क्वालिटी होती है। क्यों, उनके जो वर्कर्स होते हैं उनमें क्वालिटी होती है। वर्कर की क्वालिटी का मतलब ये
नहीं अपने वर्कर खराब होते हैं। कहने का मतलब है उनके वर्कर का स्पेशली ध्यान रखा जाता है, फिजिकली मेंटली उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि उनका मानना है चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना, कुछ भी हो, पर ये मानते हैं कि अगर वो फिजिकली मेंटली अगर फिट है तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्ट अपने आप अच्छा बनेगा, अच्छा होगा बेटा। क्लियर? अपने यहाँ तो गधा मेहनत के तोड़े जाओ जितना हो, प्रोडक्ट कैसा बना मतलब नहीं है, बस काम चलाना है खाली। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या बेटा, देखो वहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्रीज में अपन देखते हैं बेटा, फैक्ट्रीज में हमें पता है, जैसे मान लो कोई माइंस है, फैक्ट्रीज, उसमें देखा होगा कई सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैसेस पार्टिकल है, वो क्या ब्रीथिंग के थ्रू, सांस के थ्रू अंदर जाते हैं, लंग्स को, फेफड़ों को खराब कर देते हैं। लेकिन फॉरेन में ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर क्या कुछ ऐसे मास्क यूज किए जाते हैं जिन पर क्या, जिनकी सरफेस पर क्या होता है बेटा, यानी ऐसे सबस्टांस को कवर कर देते हैं जो हार्मफुल गैसेज होती है, डस्ट पार्टिकल होती है, उनको सरफेस से ऐड कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या? तो प्योर ऑक्सीजन होती है वो तो क्या पास हो जाती है, लेकिन जो कुछ हार्मफुल गैसेज होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो सरफेस पर एड्जॉर्ब होकर, अधिशोषित होकर वहीं रह जाते हैं बेटा। क्लियर? एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, फिर मैंने यही बात की बेटा, अपने इंडिया में तो जान की फिर भी परवाह नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे विंटर टाइम होता है, सर्दियों का टाइम होता है, तो क्लाइमेट कैसा धुंधला हो जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो गाड़ियों पे गाड़ियाँ ठुकती है लाइन से बेटा, होता नहीं होता मैक्सिमम। ऐसे तो फॉरेन में भी होता है लेकिन वहाँ पर कम होता है। आपको सर वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते क्या? होते हैं बेटा, लेकिन कम होते हैं। एक्चुअल में क्या वहाँ पर क्या, जब बहुत ज़्यादा ऐसे मान लो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है या फिर एटमॉस्फेयर क्या, अरे विजिबिलिटी बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे स्प्रे यूज़ किए जाते हैं जो क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, यानी मॉइस्चर की फॉर्म में, नमी के रूप में, वो क्या करते हैं, ऐसे गैस स्प्रे करते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी सरफेस से चिपका लेते हैं। और हमें पता है जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेविटी की वजह से बॉटम पर आते हैं, तो कहने का मतलब है जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, वो क्या उनके सरफेस से चिपक कर सरफेस पर आ जाती है और विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है बेटा। ओके, यानी एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या बोला, रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है बेटा, आपसे बोले इसमें क्या सॉल्यूशन, इसमें कोई सबस्टेंस आपने ऐड कर दिया, अब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन एड्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट से कैसे, वैसे मैंने कहा इसमें कोई स्टिक में डालूंगा जो उस सबस्टेंस को सरफेस से ऐड कर सके, तो उस स्टिक को मैंने डाला, जैसे मान लो कोई कलरिंग मैटर ए था, वो इसमें कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी स्टिक इसमें डाली, कोई सबस्टेंस का कवर लेप करके इस पर इसमें डाली, तो वो क्या करेगा, जो कलरिंग मैटर कलर प्रोड्यूस कर रहा था ए, उसको अपनी सरफेस से ऐड कर लेती है और इसको हम रिमूव कर सकते हैं बेटा। आ गया समझ में? वही एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। एक इसने क्या दे रखा है, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। कैटालाइसिस अपन पढ़ेंगे बेटा, उसमें क्या होता है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, यानी जो सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है, उसकी सरफेस से ऐड होता है, उसके बाद उसे एक्टिव करता है, मोर रिएक्टिव बनाता है। क्लियर? एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। अभी मैंने कहा था हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, याद है ना? यानी क्या, जो पहले एड्जॉर्ब होगी, इसका मतलब वो सबसे लास्ट वाली है, क्योंकि लास्ट वाली की रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है, उससे पहले वाली होगी, उसके बाद जो एड्जॉर्ब होगी वो उससे सेकंड लास्ट है, फिर उसके बाद जो एड्जॉर्ब जो होती है वो उससे पहले वाली है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। फिर क्या बोला है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जैसे अपन फिटकरी वगैरह यूज़ करते हैं बेटा, वो भी क्या करते हैं, फिटकरी वगैरह, जैसे पहले बोलते थे लाल दवा, जैसे मान लो अपने जो टैंकर में पानी आता था गाँव वगैरह में होता है बेटा, तो पानी बहुत खराब हो जाता है, तो कई दिनों बाद क्या उसमें फिटकरी डाल देते हैं, लाल दवा डाल देते हैं, तो वो क्या होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है बेटा, जो गंदगी होती है, उनको एब्जॉर्ब करके एक जगह इकट्ठा कर देती है बेटा। ठीक है, तो ऊपर का जो प्योर वाटर है वो सप्लाई कर देते हैं, तो ये भी एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या, इन क्यूरिंग ऑफ डिजीज। बेटा देखो, देखा होगा जो डिजीज होती है बेटा, डिजीज को क्योर करने में ये भी क्या एब्जॉर्प्शन का ही कॉन्सेप्ट है बेटा। कैसे, अगर अपन सरदर्द की टेबलेट ले रहे हैं तो ऐसा क्या कोई और कहीं जाकर काम करेगी? नहीं, वो ब्लड के साथ फ्लो करती रहेगी और पूरे ब्लड में उसे पता है जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके सरफेस से ऐड होती है और वहीं पर जाकर के अपना इफेक्ट शो करती है वो ड्रग। आ गया समझ में? ऐड होती है पहले, फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या, क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट की बात करते हैं, जैसे अपन सोप या डिटर्जेंट, अरे साबुन या पाउडर वगैरह, डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं बच्चों, सर्फ वगैरह, तो क्या करते हैं, देखा होगा डिटर्जेंट में क्या करते हैं, कई बार कपड़ों को भिगो कर रखा जाता है 1-2 घंटे तक, महीने तक नहीं सॉरी, फिर पापा क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, अरे धोते नहीं धोते क्या, जो भी है बेटा, ये क्या मम्मी तो खाली भिगो के छोड़ देती है, फिर पापा उन कपड़ों को धोते हैं बेटा, यानी मम्मी हाथों हाथ को नहीं कहती कि चलो धो जाके, वो क्या 1-2 घंटे बाद देती है। पापा सोचता है कि मुझे वो मतलब आराम देने के लिए बोल रही है कि 1-2 घंटे बाद धो लेना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसने साइंस लगाया उस औरत ने बेटा, क्या कि 1-2 घंटे इसमें पड़े रहेंगे, कपड़े इजीली साफ होंगे, उसके नाटक नहीं होंगे, मुझसे साफ नहीं होते, वो नहीं होते, इजीली हो जाएंगे। ओके, एक्चुअल में क्या एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। जो सोप डिटर्जेंट सरफेस से ऐड रहेगा तो क्या रहेगा, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल उनको वीक बना देता है, जो बॉन्ड होते हैं उनको वीक बना देता है, वो इजीली सरफेस
सरफेस से रिमूव हो सकते हैं फिर। क्लियर? ठीक है। क्रोमेटोग्राफी मेथड में क्या होता है बेटा, अलग अलग कलर को सेपरेट करना है। वो अभी जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वैसे एड्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट से अलग अलग कलर को अपन सेपरेट कर सकते हैं बेटा। ओके। फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस आपने मेटलर्जी अभी पढ़ा, झाग फलवन विधि। इसमें क्या करते हैं, पाइन ऑयल होता है, सोडियम एल्किल जिंथेट, ऐसा कुछ नाम याद आ रहा है बेटा, वो सब क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर यूज करते हैं बेटा। ओके ठीक है। इंडिकेटर लाइक फ्लोरेसिन, इंडिकेटर भी क्या करता है बेटा, जिनमें रिएक्शन हो रही है सॉल्यूशन के कलर चेंज को क्या करता है, वो तो एक्स्ट्रा हेल्पर की फॉर्म में होता है, सरफेस से ऐड होता है, जैसे ही उसका काम स्टार्ट होता है वो क्या करता है, ब्रेक होकर कलर चेंज कर देता है बेटा। डाइज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन। बच्चों जैसे आप कलर वगैरह करते हो बालों में, बच्चों देखा होगा, जैसे कलर वगैरह किया, अरे हाथों जाके नल के आगे झुक गए क्या, नहीं बेटा, अपन क्या करते हैं, अपनी सॉरी आप क्या करते हो बच्चों, देखो 1-2 घंटे तक क्या करते हो, यानी उसको बालों में ऐसे रखते हो बेटा, थोड़ा फैशनेबल भी लगता है, अरे होता नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो डाइज वगैरह कलर वगैरह है वो बालों से अगर चिपका रहेगा तो वहाँ पर अपना इफेक्ट शो करेगा। पहले सरफेस से ऐड होता है, एड्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद वो अपना इफेक्ट शो कर पाता है। समझ में आ गया, यस और नो? तो ये तो अपने बात की बेटा, अपना एड्जॉर्प्शन वाला पार्ट कंप्लीट है। ओके। अब जो आपको पीडीएफ फाइल सेंड की थी बेटा, उसमें एड्जॉर्प्शन के जो स्टार्टिंग के 4-5 पेज है, इसकी रीडिंग लगा लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके। बात कर नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेटा अपने चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था कोलोइडल स्टेट, उसकी बात स्टार्ट करेंगे बेटा। समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, अरे यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो बेटा। आज के लेक्चर में अपना एड्जॉर्प्शन कंप्लीट है बेटा, कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत है तो बोलो फटाफट। चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी बच्चों देखो, अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे बेटा क्या, कोलोइडल स्टेट, जो मैंने कहा था अपना सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। एड्जॉर्प्शन अपना कंप्लीट है, तो पीडीएफ